आया आया एंड इट शोज कि वो आप either you can leave it or you can just say हाँ ग्रेट, showing recording. नाइस। चाय चाय पीजिए. मेरी चाय खत्म हो गई आपका वेट करते करते। हाँ, इसका जब जब ये नाम रख रहे थे ना इस सीरीज का, तो एक मजाक वाला सजेशन था कि इसका नाम राय की चाय भी रख सकते हैं। ये ये बहुत अच्छा वो है, मतलब you can use it, it's a good prop and it's a good name. राय की चाय। हाँ, और ये थोड़ा मतलब इट्स डिफरेंट भी है और इंटरेस्ट क्रिएटिंग भी है. हाँ, लेकिन वो बहुत कॉफी विद करण की तर्ज पे है, फिर लोग ना बहुत मसाला भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो वो तो करते ही हैं मतलब. अच्छा, मैं ना जनरली ऐसा इंट्रोडक्शन का वो नहीं रखती कि मैं किसी को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि इनसे मिलिए ये हैं। ना 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 ना. क्योंकि आपने ना 2-3 बार ये चीज बोली है कि इतने लोग आपको जानते नहीं है। मुझे ये आश्चर्यजनक लगता है, लोगों को जानना चाहिए क्योंकि आपकी नहीं, राइटिंग वो है। व्हाट पर आई थिंक ये नहीं, व्हाट आई थिंक ये ह्यूमन टेंडेंसी है. हम सबको लगता है कि मतलब जितने लोगों को हमें जानना चाहिए उतने जानते नहीं है. बट इंट्रोडक्शन की कोई ऐसी जरूरत नहीं है. नहीं, इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बात को शुरू करते हुए फिर भी मैं सच सच बताऊंगी कि आपकी सच पार्ट आगे आएगा, ये तो सच यूनिवर्सल है। आपकी 2 किताबें पब्लिश हुई हैं, दोनों शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, और धूप की मुंडेर और आवाजें कांपती रही। इसमें से धूप की मुंडेर मैंने पढ़ी है। सच वाला पार्ट ये था कि 2 में से मैंने एक किताब पढ़ी है, एक मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, पर मैंने आपकी कुछ और कहानियां और जगहों पे पढ़ी हैं, तो आई हैव एन आइडिया कि उससे क्या एक्सपेक्ट करना है या उसकी क्वालिटी क्या होगी, स्टैंडर्ड क्या होगा। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया टू गो अहेड विद दिस इंटरव्यू एनीवे। मैं वेट नहीं करना चाहती थी अगली किताब पढ़ने तक का, क्योंकि ऐसा कुछ ड्रास्टिकली नहीं बदल जाएगा उसमें। नहीं, मोरलेस सिचुएशन डिफरेंट है और आपके कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, पर ह्यूमन इमोशन इंटेंसिटी इट्स देयर. और वो मुझे लगता नहीं है कि अगले 20 साल भी देयर विल बी अ डिफरेंस इन इमोशनल इंटेंसिटी इन माय राइटिंग. और वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि जो कहानियां, तो देखिए मतलब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, मतलब बोलते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर सच यही है कि कहानियां कहीं ना कहीं अपने आप को रिपीट कर रही होती हूँ, क्योंकि एक लिमिटेशन तो है, लेकिन उस कहानी का जो नया फ्लेवर होता है वो अक्सर उसके किरदारों से आता है, उसके किरदारों की गहराइयों से आता है। अगर एक ही घटना हो रही है, वो किरदार उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो बात कहानी को एक नए मोड़ पे ले जाती है। चीजें चीजें तो सोशली वही है ना. मतलब इफ देयर इज अ मर्डर इन सिडनी, इफ देयर इज अ मर्डर इन मस्कट, इट इज देयर. रेज विल बी सेम, इंटेंसिटी विल बी सेम, सर्कमस्टेंसेस थोड़े 19-20 हो जाएंगे, मतलब मारने मरने वाले हाथ बदल जाएंगे, पर मोरलेस फैब्रिक तो वही रहेगा. एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी ना, मतलब ये ही बात शायद एक अच्छे लेखक को एक लेखक से अलग करती है। लेखक तो जिसने लिख दिया वो हो ही जाता है, मतलब मैं किसी को भी नॉन लेखक नहीं मानती, कोई भी बात को लेके कुछ लिख तो सकता ही है, लेकिन यही बात किसी लेखक को एक अच्छे लेखक से अलग करती है कि वो उसी फैब्रिक को क्या ट्रीटमेंट देता है, क्या इंटेंसिटी, क्या स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स में आ सकती है। तो इससे पीछे जाते हैं 1 मिनट। मैं जो मिली थी, मेरी जो जर्नी है, मैंने आपको बहुत लेट डिस्कवर किया है। आप करीब 10 सालों से लिख रहे हैं या उससे ज्यादा से ही शायद। वैसे मतलब फर्स्ट पब्लिकेशन मेरी पहली कहानी आई थी 2013 में, पर लिखना तो उससे भी बहुत 10-12 साल पहले से है. तो वो सब तो बहुत कूड़ा कूड़ा टाइप था. मतलब सहारा का एक न्यूज़पेपर आया करता था, सहारा समय. वो एक बार मेरी 50-60 कविताएं, मतलब आई यूज्ड टू राइट कबाड़ ऑल्सो, वो लेके गए थे कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छी हैं, इसमें बहुत छोटी सी एडिटिंग की जरूरत है, हमारी टीम एडिट करेगी और फिर हम इसको ओवर द पीरियड ऑफ 3 months इसको हम पब्लिश करेंगे. तो वो लेके गए थे, पर उसको मुझे मालूम नहीं वो उसका क्या हुआ आज तक.
आई डोंट नो कि उन्होंने किसी और के नाम से पब्लिश किया भी हो, अब तो याद भी नहीं है कि क्या क्या लिखा था। तो ये सब बहुत सालों से है, पर कहानी पहली पब्लिश हुई थी 2013 में। कहाँ से? साहित्य अकेडमी, समकालीन भारतीय साहित्य। आपको कुछ याद है कौन सी कहानी थी? हाँ, कहानी थी नक्श फरियादी है। मैंने भेजी थी वो 2010 में नया ज्ञानोदय में, वो वहां अप्रूव हो गई, फिर उन्होंने उसको छापा नहीं। ज्ञानोदय के संग मुझको लगता है कि दे हैव प्रेजुडाइज अगेंस्ट मी। मैंने 10 साल में उन्हें 5 कहानियां भेजी, पर कभी छपी नहीं, और कंफर्मेशन भी, इंटीमेशन भी एक ही कहानी का मिला कि वो हमको रिसीव हुई है, फिर उन्होंने कह दी कि वो खो गई। खो गई मतलब? हाँ, खो गई मतलब कि दे डोंट नो कि व्हाट हैज हैपेंड विद इट। ये वो मेल के थ्रू भेजी थी उन्हें, तो उनको पता नहीं चला। तो ये मतलब ईमेल के पहले चिट्ठी पत्री वाले जमाने की बात है क्या? ये हाँ, 2010 की चिट्ठी पत्री। ये भी शायद मेल होगा या चिट्ठी पत्री होगी, पर वो हाँ, मुझको सुशील सिद्धार्थ जी उन दिनों देखते थे, तो उनका वो था रिप्लाई कि हाँ, कुछ गजल जैसी भी भेजी थी कि गजल तो नहीं जाएंगी, ये थोड़ी मीटर के बाहर है, पर कहानी आएगी, अगले या उसके अगले अंक में आएगी, पर वो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो फिर वो मैंने वहां से उठा के साहित्य अकेडमी में भेज दी। साहित्य अकेडमी ने मुझको एक लेटर भेज दिया कि हमको बहुत सॉरी है कि हम इसको उपयोग नहीं कर पाएंगे, आप अन्यथा ना लें। ये हुआ 2011 में। फिर बात आई गई होगी। 2013 के मिड में कभी मुझे कॉल आया कि आप साहित्य अकेडमी अगर आके मिल सकते हैं तो मिल लीजिए, हमारे एडिटर मिलना चाहते हैं, आपकी कोई कहानी थी यहाँ। तो मैं गया, उन्होंने कहा देखिए, हम वो जो ऐसा लेटर जिनको भेजते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने रिजेक्ट किया, मतलब ये होता है कि हमारे किसी अंक में उस तरीके की बनावट की कहानी अभी नहीं जा सकती। अभी हम एक इस तरीके का वो निकाल रहे हैं, थोड़ा अर्बन और रूरल बैकग्राउंड की मिक्स मैच की कहानियां हैं इसमें, हम इसको ले रहे हैं। बस उनने मुझसे ये कहा कि एक तो देखो, आपकी कहानी का नाम नक्श फरियादी है, और ये फैज का एक कविता संग्रह है जो उन्होंने जेल से लिखा था, नक्श फरियादी। तो हम इसको, अगर आप इंसिस्ट ना करें, तो हम इसको फरियादी के नाम से छापना चाहते हैं मैगजीन में। मतलब टू बी प्रिसाइसली उस समय मेरी वो भी नहीं थी कि मैं इंसिस्ट करूं कि नहीं नहीं, आप जो मैंने दिया है वही कीजिए। मैंने कहा ठीक है। पर मैंने एक जगह लिखा था लाश, बोले कि आप वो पूरे सेंटेंस के संग वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो हाँ, फेड आउट लग रहा है, आप उसको बदल सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। तो फिर मैंने वो वहीं काट के, उन्होंने प्रिंट निकाल रखा था, वहीं काट के उसको देह कर दिया, और वो उसके बाद छप गई। उन 2 महीनों में मेरी 2 कहानियां बैक टू बैक आई थी। दूसरी कहानी जनपथ में आई थी। फिर ऐसे ये शुरू हुआ। मैं ना सवाल पूछूं उसके पहले मेरा एक कमेंट है, वो मैं बोल ही देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं बोलूंगी, बहुत देर बाद में कहीं और बोलूंगी, वो रेलेवेंस ही रहेगा। आप जनरली फेसबुक पे यू कम अक्रॉस एज समवन जो काम से काम रखता है, जो फालतू की पचड़े में नहीं फंसता है, जो मतलब कई लोग होते हैं ना जो बिल्कुल ही शांत स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल इसमें नहीं बढ़ते। तो मेरा इंप्रेशन वो था, ठीक है। नाउ आई एम गेटिंग द मुंहफट वाला पार्ट, क्योंकि आपको 5 मिनट नहीं लगे इंटरव्यू में ये मेरे लिए प्रेजुडिस है, ये है सारी बातें, मतलब आप ऐसे बिना लाग लपेट के बोले जा रहे हैं। तो ये है मेरे मन में कि ऐसा हो सकता है कि मेल के जमाने में कोई मैगजीन आपसे कहे कि आपने अच्छा हमको मेल भेजा था, वो हमसे खो गया। हम आपको परसों चेक करके बताएंगे कि हमारे यहाँ 2 फाइलें हैं, जिसमें हम अप्रूव्ड कहानियां रखते हैं, जिसमें हम रिजेक्टेड कहानियां रखते हैं। उनको उस बात को हो गए होंगे 7-8 साल, पर उनको आज तक वो पता नहीं चला कि वो कहानी कहाँ है। मेरे पास मेल में उनका वो होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा कि रिसीव्ड, की कहानी हमें मिली है। अच्छा, तो ये ना, क्योंकि आपने अभी बोला कि उस पहली कहानी का टाइटल चेंज हुआ था, आपका राइटिंग स्टाइल, जो प्रोसेस है आपका राइटिंग का, वो काफी अजीब है, इफ आई कैन यूज। बिल्कुल, यू एग्री विद दैट? तो आपने कहीं पे ये लिखा था कि आप सबसे पहले कहानी का टाइटल सोचते हैं, फिर उसके बाद में कहानी के किरदारों के नाम सोचते हैं। कहानी अभी तक सोची नहीं गई है, कहानी का प्लॉट नहीं है, अभी कहानी के किरदारों के नाम डिसाइड हुए हैं, उसके बाद में जाके कहानी बनती है।
हाँ, आप ये देखिए, जब आपके पास एक टाइटल होता है तो आप मोटा मोटा मानिए कि जमीन का एक टुकड़ा है, फिर आपको मालूम है कि मतलब ये आपकी लिमिटेशन है, और उस फ्रेमवर्क में कहानी लिख के टाइटल लिखना डिफरेंट होता होगा, मैंने कभी ऐसा किया नहीं तो मुझे मालूम नहीं। फिर जब आप, मुझे यही नहीं मालूम कि उस मकान में कितने लोग रहेंगे, मतलब किन के लिए है वो, एक्चुअल में किसके लिए तामीर हो रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। मैं मतलब अंट शंट कुछ लिख दूं और फिर उसको थोड़ा एडिट वेडिट करके जस्टिफाई करूं कि साहब ये मेरी कहानी है। मैंने कभी ऐसा लिखा नहीं है और मुझको आइडिया भी नहीं है कि ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने 2013 में एक टाइटल लिखा था, सब सीमाब सुनहरे, और उसका एक बैकग्राउंड था कि एक लेडी है, वो मतलब उसकी शादी होती है और वो अपने से 10 साल छोटे लड़के की एज में नानी है, दूसरी नानी। मैं एक छोटा सा टुकड़ा लिख के छोड़ दिया था। 2014 में मुझे मस्कट आना था, उसके लिए मुझे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से अपनी MSc के पेपर्स निकलवाने थे, डिग्री। तो हम लोग जा रहे थे, तो चेन्नई से अन्नामलाई का बस का डिफरेंस है मेरे ख्याल 6-6.5 घंटे का रास्ता है। तो एक जगह से देयर वाज अ शार्प कट, तो गाड़ी मुड़ी तो कहीं एक बोर्ड लिखा हुआ था, मतलब बड़ा एक बोर्ड था, शायद लकड़ी का काम होता था, जानकी अम्मन वुड वर्क्स। तो 2013 में टाइटल सोचा था, 2014 में मुझे अच्छा समझ में आया कि इसमें एक नया कैरेक्टर आएगा, जानकी, वो लड़की मतलब यहाँ की होगी। फिर हम लोग अन्नामलाई गए, हमने वहां एक नटराज भगवान का मंदिर है वो, और वहां एक पार्वती जी का भी मंदिर है, उनको बोलते हैं शिवगामी, कि वो शिव का गमन करते हुए वहां गई। तो फिर मैंने उसको किया, वहां 2 दिन रहे तो मंदिर घूमे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यहां से कहानी बनेगी। तो पहले उस कहानी में जानकी का कोई कैरेक्टर नहीं, वो कहानी इसीलिए रुकी रही क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहानी कैसे बननी है। और लम्ही के लिए विजय राय जी ने मुझसे कहा कि तुम एक कहानी, तो मैंने कहा देखिए कहानी मैं लिख रहा हूं, पर आपको मुझे एक डेडलाइन देनी पड़ेगी, आप मेरे भरोसे छोड़ देंगे तो अगले 5 साल कहानी नहीं मिलेगी आपको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं अगले अंक में तुम्हारा नाम डालता हूँ कि उसके अगले अंक में कहानी आएगी, तुम पे मोटे मोटे 1.5 महीना है, तुम कहानी लिखो, तुम पे सब तैयार है, मतलब बैठो। तो ऐसे फिर मैं नहीं लिख पाता, मेरे दिमाग में इतनी चीजें चलती हैं कि फिर मुझे लगता है ये फालतू का काम है, छोड़ो, जब होना होगा हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे आप बता रहे हैं कि मैंने सब सीमाब सुनहरे पढ़ी है, और जब आप ये इसको कर रहे थे तो उस कैरेक्टर की जर्नी आपके दिमाग वाली थोड़ी सी मुझे समझ आ रही है। तो ऐसा नहीं है ना कि जब टाइटल सोचा है तो कुछ भी नहीं सोच रखा है? कुछ नहीं यार ये तो फिर मतलब ये थोड़ा वियर्ड अभी भी है। हाँ है मेरे अपने दिमाग में। अब मैं कहानी टाइटल सोच लिया, फिर मुझको उसके 6-7-8 महीने बाद मुझे नाम समझ में आने लगते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे नाम रहेंगे। फिर वो जब नाम कई कई हफ्तों तक लगातार गूंजते रहते हैं दिमाग के अंदर, तब लगता है कि हाँ अब लिखना शुरू करना चाहिए, जैसा भी बने, जिस भी डायलॉग, जिस भी सीन, जिस भी फ्रेज से बनना शुरू हो। बाकी तो एडिटिंग के वक्त उसको ऊपर नीचे हो ही जाता है। और इसके साथ साथ फिर एक और चीज ये है कि आप कहानी को क्रमवार नहीं लिखते। नहीं। हाँ, तो वो प्रोसेस क्या है? मैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसा जो टुकड़ा हिस्सा दिमाग में आता रहता है, फिर वो क्योंकि बनना शुरू हो जाता है तो वो उसमें कोहेरेंस होता है, इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते ही हैं। वो उतनी लिबर्टी होती है कि आप एडिटिंग के टाइम में मतलब 4 लाइन ऊपर कर दें, 4 लाइन नीचे कर दें। मैं मृदुला गर्ग जी का एक उपन्यास पढ़ रहा था, देखो मुझे नाम भूल गया, मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। उसमें भी वो है कि वो उन्होंने मतलब 23-24 दिन वो लगातार सुबह उठती थी और जैसा दिमाग में आता था वो बिल्कुल उतना 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 लिखती जाती थी, और टुवर्ड्स द एंड फिर उन्होंने उसको उसी सीक्वेंस में कंपाइल कर दिया, क्योंकि वो टुकड़े ऐसे थे कि उन्हें कहीं भी लगा दें आप तो कहानी के सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं है। अब मुझे दिखेगी किताब यहीं कहीं होगी तो मैं बताऊंगा, मैंने हाल ही में पढ़ी है। और तो ऐसा है कि वो कुछ कुछ टुकड़े, कुछ कुछ डायलॉग ऐसे हो जाते हैं कि आप उनको जरा ऊपर नीचे कर दें तो कहानी की बनावट में कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। अनटिल एंड अनलेस कि आप मतलब बीच में आपने दिखा दिया कि आज 20 साल की उम्र है और अगले ही सीन में वो 40 साल हो गया, तो वो जस्टिफिकेशन तो गड़बड़ होगा।
अदरवाइज मोटा मोटा ऐसा कोई फर्क होता नहीं है। पर आपकी कहानियों में वो भी फिट हो जाएगा, क्योंकि आपकी कहानियां शुरू होती हैं पास्ट से, हाँ, फिर आती हैं प्रेजेंट में, और फिर बीच में कभी कभी फिर से पास्ट में चली जाती हैं। मुझको प्रेजेंट टेंस में कहानी उठाने में बहुत वो लगता है, मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल। और ये कहीं हो सकता है शायद दिमाग में हो कि मतलब जर्नलिज्म, कहानी लिखना इज नॉट अ जर्नलिज्म। तो आप डे टू डे और जो आंखों के सामने तुरंत घट गया है उसको वैसा दिखाने का वो नहीं है। मतलब लोग न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं ना, तो फिक्शन की जरूरत क्या है? फिक्शन हैज अदर बाउंड्रीज। फिक्शन का काम थोड़ा डिफरेंट है, आप उसी चीज को थोड़ा और भीतर तक धंस सकते हैं और अंदर तक दिखा सकते हैं और परिमार्जित कर सकते हैं। हाँ, ये बेहतर शब्द है, और परिमार्जित कर सकते हैं, और महसूस करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है लोगों की। फिक्शन हैज मोर पावर। फिक्शन की कैपेबिलिटी ही ये है कि वो आपको ट्रांस में ले जाता है, दूसरी जगह, दूसरे देशों में ले जाता है। ये तो है, कई लोग ये भी बोलते हैं, मतलब मुझे कई लोग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा कि एग्जैक्ट किसका कोट है, पर ये भी कहा जाता है कि फिक्शन इज अ चांस टू लिव अ लाइफ यू डिड नॉट गेट अ चांस टू लिव अदरवाइज। हाँ, तो वो भी है। ट्रू। एक चीज और बताइएगा, वापस चलते हैं पहले क्वेश्चन, पहले आंसर पे। एक्चुअली जैसे कि आपने बताया कि आपने कहानी भेजी, वहां पे कोई रिस्पॉन्स आया नहीं छपी, फिर दूसरी जगह भेजी, वहां छपी, उसके बाद में फिर तो ये सिलसिला चलता ही रहा। तो जब किताब आई थी 2013 में, आपकी कहानी आई 2019 में किताब आई। हाँ, तो अब इसमें भी एक बहुत लंबा गैप था। कहानियां तो जैसा आप बता रहे हैं वो आपके पास ठीक ठाक होंगी क्योंकि आप ठीक ठाक टाइम से लिख रहे थे। कहानियां फिर मतलब संग्रह में आने लायक 8-9 कहानी होनी चाहिए, तो वो उतना 2-4-3 साल का टाइम लगता है। तो मैं पब्लिशर के मामले में भी बहुत लकी हूं कि मैंने एक दिन ऐसे बैठे बैठे सोचा कि अब 8-9 कहानियां हो गई हैं, ये अब कोशिश करते हैं। मैंने ज्ञानपीठ के जिनकी ज्ञानोदय किताब है उनके 2016 में नवलेखन पुरस्कार के लिए भी पांडुलिपि भेजी थी, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। नवलेखन उस साल शायद किसी और को दिया था। तो मेरे दिमाग में ये चीज भी थी कि देखो इन्होंने वहां भी कंसीडर नहीं किया। दे माइट है, आई डोंट नो, कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे दिमाग में शुरू से था कि वो थोड़ा उनको शायद प्रेजुडाइज है मुझे लेके। ठीक है, तो मेरे पास उतनी कहानियां थी कि एक बड़ी पांडुलिपि तैयार होती, क्योंकि 2016 में ज्ञानपीठ को दी ही थी। उन कहानियों पे दोबारा काम किया, 1-2 कहानी और थी वो करके। तो फिर मैंने एक दिन राजकमल को मेल किया, राजकमल प्रकाशन को मेल किया कि देखिए मेरी ये वो है, और मैं इतने सालों से लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ से मेरा संग्रह आए। दूसरे तीसरे दिन उनका मेल आ गया कि आप एक सिनॉप्सिस और सैंपल के तौर पे 2 टुकड़े या 2 कहानियां अटैच करके हमको भेज दीजिए, और फिर हम आपको बताते हैं। तो हमने कभी सॉरी इंटरप्ट करी मैं, लेकिन इस टाइम तक ये था ना कि आपकी कहानियां जगह जगह पे छप गई थी, तो आपका नाम ऐसा अनजान नहीं था कि... नहीं। तो फिर भी आपको एक फॉर्मल उस तरीके से अप्रोच करना ही पड़ेगा ना, दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स। तो हमने तो काम, नौकरी के अलावा और वैसी काम की चीजों के अलावा मैंने कभी कोई वैसी सिनॉप्सिस नहीं बनाई है। तो फिर देन आई कॉल्ड मनीषा कुलश्रेष्ठ जी। वो शायद उन दिनों अपने उपन्यास पे काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा अच्छा रुको, मैं तुमको एक रफ सैंपल सा बना के देती हूँ कि मतलब सिनॉप्सिस इस तरीके से काम करती है। और उसके बाद मैंने पराग मांदले जी को फोन किया कि देखो ऐसे ऐसे है। तो कुछ उन्होंने मेरी कहानियां शुरू की। दोनों सारी कहानियां मनीषा कुलश्रेष्ठ जी और पराग मांदले जी ने पढ़ी हैं, और ऐसे पढ़ी हैं कि मतलब अपना काम रोक के कि अच्छा पहले इसकी कहानी पढ़ के इसको बताते हैं, फिर हम अपने काम पे वापस जाएंगे। मनीषा जी ने तो कई बार अपना जो लिखती थी उसको रोक के भी पढ़ा है। तो उन्होंने सिनॉप्सिस का एक परफॉर्मा मुझे भेजा कि इस तरीके से होता है, तुम इसको पढ़ो और तुम इसको फिर अपने काम के हिसाब से, अपनी कहानियों के हिसाब से एडिट कर सकते हो। पराग मांदले जी ने एक लंबी टिप्पणी भेजी थी उन कहानियों पर। ऐसे मैंने सिनॉप्सिस बनाई, और 2 कहानियां, एक तो शायद थी शाहबलूत का पत्ता, एक शायद सब्जी माप सुनहरे होगी, वो याद नहीं, करके भेज दी। और मुझे तीसरे चौथे दिन उनका मेल आ गया कि हमको 6 हफ्ते का हम कम से कम टाइम लेते हैं बताने के लिए, पर हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर आपको सूचित कर दें। और उसके मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के भीतर उनकी सूचना आ गई थी कि हाँ हम प्रकाशित करेंगे, पर बैकलॉग बहुत है, बहुत सारी
कहानियां, बहुत सारी किताबें ऑलरेडी सीक्वेंस में हैं, तो आपको 2018 के सेकंड हाफ तक करना पड़ेगा। ये हमारे यहीं से आएगी, पर उससे पहले हमारे पास इतना बैकलॉग है, इतनी चीजें क्रमवार हैं। तो बस ऐसा हो गया। उस बीच कुछ कुछ कहानियां और बनी, तो मैंने मेल किया था निरुपम जी को, किया अच्छा देखिए 9, हाँ सत्यानंद निरुपम जी को, कि अच्छा 9 कहानियां थी, पर मेरे पास 2 और रेडी हैं, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर एक बार इनको नई पांडुलिपि में जोड़ के पूरी 11 कहानियों की पांडुलिपि मुझको भेज देना। ऐसे करके भेज दी। फिर मैं छुट्टियों में इंडिया गया हुआ था, तो हम लोग मिले और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। बहुत देर माथापच्ची हुई कि मतलब संग्रह का नाम क्या रखें। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया था वो था नक्श फरियादी के नाम से। फिर ये साहित्य अकादमी वाली बात आई, तो फिर हम लोगों ने लगा कि हाँ हो सकता है कि फैज की उसकी वजह से थोड़ा वो हो जाए। बहुत माथापच्ची हुई, फिर रियलाइज हुआ कि ये चलो धूप की मुंडेर रखते हैं, क्योंकि मेरे कहने का मुझ पे एक टाइटल है कहानी का, और मैं उसका छोटा छोटा टुकड़ा लिखना शुरू किया है, पर मैं वो किसी और कहानी में चले जाएंगे टुकड़े पर, तो हम धूप की मुंडेर रख सकते हैं। तो इस तरह से तो पहले ऐसे आपका मतलब हाँ, फाइनलाइज हुआ। और 2019 में आई थी ना किताब? हाँ 2019 जनवरी बुक फेयर में। अचानक रिसेप्शन कैसा था किताब का? अच्छा होगा। होगा मतलब मैं आपका एक तो मैं हाँ, एक तो मैं इतनी दूर हूं कि मुझे डे टू डे के रिसेप्शंस पता नहीं चलते। आपके पास क्या पहुंचा था? मेरे पास ये पहुंचा था कि बुक फेयर में बहुत लोग जुड़े थे उसके लॉन्च पे, तो मुझे एक मैसेज आया था कि इतना कुंठा रहित, इतना अफेक्शनेट जुटान हमने बहुत कम लोगों के लिए देखा है। तो ये अच्छी चीज है। और पहली किताब पे बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, बहुत लोगों की नहीं भी आई, बहुत लोगों की नहीं भी आई, पर पढ़ा है उन लोगों ने, पढ़ाई होगा, पर मोटा मोटा ठीक ठाक है। आई वॉज हैप्पी। मेरे पब्लिशर हैप्पी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग खुश हैं किताब से, किताब की जो किताब को जैसा रेस्पॉन्स करना चाहिए वैसा कर रही है। लॉन्ग रन की किताब है, तो वो इमीडिएट नेम फेम वाला वो आप मत सोचिए इसमें। तो ठीक है। हाँ, पर मतलब वही बात है कि हर वीडियो वायरल नहीं होता है, पर 4-5 साल हाँ, बाद आर्काइव्स में रहता है ना, मतलब हाँ। हाँ। और अच्छा, एक चीज और बताइए कि मैं दूसरी किताब पे थोड़ी देर में आऊंगी, या इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है, उस पे मैं जी बाद में आऊंगी। पर पहले आ, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी आदमी जैसा पढ़ रहा होता है उससे प्रभावित होकर लिखता है। तो आपका लेखन तो पता है, मतलब इतने सालों से चल रहा है, आप लिख रहे हैं, या आपका जो एक तरह से जो शैली है वो अब कुछ कुछ समझ में भी आ रही है। पर आप पढ़ते क्या हैं? ऐसा क्या है जो आप, जहां से आपने पढ़ना शुरू किया? कोई एक किताब जो बचपन से याद हो कि ये पढ़ी थी? नहीं, ऐसे तो याद नहीं, पर मेरा तो शिवानी हमारे यहाँ सबसे पहले हमने पढ़ा शिवानी। एक तो वो शायद हमारी मेरी ग्रैंडमदर की के दूर के किसी रिलेशन में थी, तो वो एक होता है कि अच्छा बड़ी राइटर है और हमारे मतलब जानने वाले हैं, तो शायद वो एक आध बार लखनऊ में मिली भी होंगी उनसे मेरी ग्रैंडमदर। तो हमारी बुआ या हमारी चाची लोग जब छुट्टियों में आते थे घर, तो वो शिवानी की किताबें पढ़ते थे। उन दिनों तो रेलवे स्टेशन पे मिल ही जाती थी शिवानी की व्हीलर्स पे, तो शुरू में पढ़ लिया। शुरू के बहुत साल हम लोगों ने मतलब जो फटी पुरानी किताबें रह जाती हैं, अच्छा छूट गई या उन्होंने पढ़ ली तो वो छोड़ गए घर वापस जाने से पहले, तो वो ही पढ़ के काम चलाए। फिर धीमे धीमे जब कॉलेज वॉलेज गए तो थोड़ा पैसा जुड़ने लगा कि अच्छा खुद देते हैं। तो कुर्तुलेन हैदर को मैंने बहुत पढ़ा है और वो मेरी बहुत प्रिय लेखिका है। ये ना बहुत रिफ्रेशिंग भी है सुनना, क्योंकि ये मैं बोलूं या कोई मेरे जैसी औरत बोले कि हमें कुर्तलीन हैदर पसंद है, या ये कि उसकी राइटिंग से हम रिलेट कर पाते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि ना क्योंकि मैंने आप ही से शायद पहले भी कहा था कि एक ही घटना होगी, उसको दो लोग जो देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, उनका नजरिया उसे ग्रहण करने का अलग अलग होगा। तो ये बात किसी पुरुष से सुनना
कि कुर्तुलिन हैदर उनको बहुत पसंद है, उसकी राइटिंग बड़ी पसंद आई है ना, ये चीज बहुत रिफ्रेशिंग है ऑनेस्टली। तो इसी से आगे बढ़ते हैं, ये बताइए अब उसमें देखिए, सॉरी अब उसमें आप एक पेज हम ये भी फंसा सकते हैं अनड्यू जस्टिफाई करने के लिए कि हम मुझको उर्दू तो आती नहीं है, तो मैंने कुर्तुलिन हैदर का सारा काम देवनागरी में पढ़ा है। अब वो है ट्रांसलेशन जी, उसमें भी मोटा मोटा काम पुरुषों ने ही ट्रांसलेट किया है, लिप्यांतरण का जो ट्रांसलेशन है। तो हो सकता है कि उनकी अप्रोच बहुत सटल हो, बहुत बहुत महीन अप्रोच हो, और उनका नजरिया बहुत अच्छा हो देखने का। कुर्तुलिन हैदर को देवनागरी में लाने का काम जिन्होंने किया ट्रांसलेट करके, तो जिनको कुर्तुलिन हैदर पसंद है उन लोगों को उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। राइटली सेड। ये ना मैंने बहुत रिसेंटली, चूंकि मैं प्रकाशन की दुनिया से नहीं जुड़ी हूँ तो मुझे ना उसकी बारीकियां नहीं समझ में आती। मैंने बहुत रिसेंटली रियलाइज किया कि मुझे मुराकामी का काम पसंद है, मैंने उन्हें पढ़ा है, ठीक ठाक सा पढ़ा है, सब नहीं पढ़ा है, बहुत नहीं पढ़ा है, पर ठीक ठाक पढ़ा है। मुराकामी को मैंने ट्रांसलेशन में ही पढ़ा है, मैं जापानीज नहीं पढ़ सकती, तो मैंने ट्रांसलेशन में ही पढ़ा है। तो मुझे बहुत रिसेंटली ये रियलाइज हुआ कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मैं एडमायर कर रही हूँ वो ट्रांसलेटर का भी है, क्योंकि एक अच्छा ट्रांसलेटर उस किताब को, मतलब बहुत कुछ लॉस्ट इन ट्रांजिट भी हो सकता था ट्रांसलेशन में, भाव छूट जाते हैं, भाव जुड़ जाते हैं, नजरिया बदल सकता है। तो वो चीज अगर यहाँ तक पहुंच रही है तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जो आपने बोला, ये चीज हम लोग अक्सर रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मतलब आप देखिए ना, ऐसा होता है ट्रांसलेटर बहुत सारी चीजों को अपलिफ्ट करता है, उनको चेंज करता है। कुर्तुलिन हैदर का एक उपन्यास था, फैज का एक शेर है उसके मिसरे पे, आखिरी शब के हमसफर। जब वो हिंदी में आया तो पब्लिशर ने ही कहा होगा कि उसका नाम निशांत के सहयात्री रखते हैं। असगर वजाहत जी ने उसको ट्रांसलेट किया है, बहुत खूबसूरतली ट्रांसलेटेड है। पर मुझको ये मतलब पढ़ के मुझे लगा कि फैज जैसे राइटर का आपने फ्रेज उसका भी लिप्यांतरण कर दिया। किताब का नाम ही अगर देवनागरी में लिख दिया जाता आखिरी शब के हमसफर, तो कोई अंतर थोड़ी पड़ता, कुर्तुलिन हैदर की ही किताब रहती। मतलब फैज के मिसरे का भी टाइटल बदलने की क्या जरूरत थी, उसको निशांत के सहयात्री करने की क्या जरूरत थी, या एक ब्रैकेट में लिख दिया जाता निशांत के सहयात्री। फैज जैसे स्ट्रेचर, फैज इतने बड़े मतलब शायर हैं, मतलब मुंह धोते हैं तो हम लोग फैज की बात करते हैं, सोने जाते हैं तो इतना हो हल्ला चीखना चिल्लाना है, और दुनिया भर के वीडियो हम लोगों ने वायरल कर रखे हैं, मुझसे पहले सी मोहब्बतनामा। तो एक अगर वो टाइटल उसी नाम से रहता तो और सुंदर हो सकता था। कथा तो नहीं, कथा का तो ट्रांसलेशन होना ही था, वो तो उर्दू में लिखी हुई थी, वो तो ट्रांसलेट होती। पर उसको अगर आप देवनागरी में ही लिखे रहने देते आखिरी शब के हमसफर, तो क्या अंतर पड़ जाता। कुर्तुलिन हैदर का उपन्यास चांदनी बेगम के नाम से ही है, चांदनी बेगम के नाम से, हाँ। उसको चंद्रिका रानी थोड़ी कर दिया है किसी ने। तो ये मुझको ये सॉरी गलत टाइम पे बात बोली ना, हाँ इट वाज अ रॉन्ग टाइमिंग। पर मुझको ये लगता है कि वो अगर कभी पुनः संस्करण भी हो, पुनः मुद्रित भी हो वो, तो एज अ ग्रेटिट्यूड उसको उसी टाइटल के संग छापना चाहिए। हो सकता है ये पब्लिशर ने सोचा हो कि मतलब जब ट्रांसलेट हो रहा है तो रीच बढ़ेगी और लोग मतलब ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, हिंदी का टाइटल होगा तो ऑब्वियसली कुछ अंतर तो पड़ा ही होगा। ये है अनंग, मैं इस बात पे ना थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। मैंने मुराकामी को मेंशन किया था और मुझे पता है कि मैं जो बोल रही हूँ उससे बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैंने मुराकामी को ठीक ठाक पढ़ा है, इतना कि मैं एक ओपिनियन फॉर्म कर सकती हूँ। वो तो मैं 5 पेज से भी कर सकती थी, टू बी फेयर किताबें तो बनती है, ब्रॉडर सेंस के लिए। मुझे उनकी कहानियां पसंद है, उनकी कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, जो चुभ भी जाती हैं। मतलब उनकी किताबों में वो पोटेंशियल है कि वो किसी को डिप्रेशन की तरफ धकेल सकती हैं, इतनी इंटेंस है। पर मुझे जो चीज चुभती है, अब वो हो सकता है कि जैसे हमने पहले बोला ट्रांसलेशन में भी लॉस्ट हो सकती है, पर जो चीज मुझे थोड़ी सी गड़ती है वो ये कि उनके जो स्त्री पात्र होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं, और वो उनके मजबूत नहीं होने का
मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि उन्हें स्पेस नहीं मिलती है या कहानी में उनका कोई रोल नहीं होता है, पर फिर भी एक चीज होती है कि अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, अपने आसपास की लड़कियों के हिसाब से देखूं, तो वो बिहेवियर को सही पकड़ते हैं, पर वो जो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि आप इस स्थिति में हैं और आपने ऐसे रिएक्ट किया, उसके बीच में ये होता है कि आपने सोचा क्या, आपने उसे ग्रहण कैसे किया, वो मिसिंग होता है कई बार। तो उनके फीमेल कैरेक्टर्स में वो डेप्थ नहीं होती, और ये बात मैंने आपसे पहले भी बोली है। मैंने आपका पहला नॉवेल पढ़ा था बिंज पे, परछाइयों के खंडहर। हाँ जी, परछाइयों के खंडहर। मैं नाम परछाइयों के नहीं खंडहर, दूं, पर मुझे वही तीनों वही मेन नाम है। कैरेक्टर्स के नाम याद हैं अभी भी। इट वाज राहिला, अमन एंड रोशन। रोशन, हाँ। रोशन, हाँ। तो ये जब मैंने पहली बार पढ़ा था, तो जो चीज मुझे स्ट्राइक की थी वो सबसे ज्यादा की थी कि ये सारे कैरेक्टर्स अपने आप में बहुत ऑनेस्ट है, और ये उसी तरह से सोच रहे हैं जिस तरह से उस परिस्थिति में मुझे या किसी मेरे जानने वाले को रखा जाता तो सोचते। तो वो जो ऑनेस्टी थी, वो जो बिल्डिंग ब्लॉक जो मैंने बोला कि अक्सर मिसिंग होता है, और मुराकामी तो मैं मतलब हाइट पे बोल रही हूँ, एक नए नेक्स्ट लेवल पे, वो बहुतों में मिसिंग होता है। उस चीज के साथ जस्टिस बहुत कम लोग कर पाते हैं, और उस कहानी में मुझे लगा कि वो हुआ था। तो दैट इज व्हाई आई गॉट हुक्ड कि मैंने दूसरा स्टोरी ये भी उठाया, जो आपका पहली किताब थी वो उठाई। तो उस चीज पे मैंने ना सवाल जब शुरू किया था ना पूछना, तो मैं कुछ और पूछने वाली थी, पर मैं इतना बोल गई हूँ कि ये तीसरे सवाल पे आ गया है। जी। तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है ये कॉन्वर्सेशन, तो मतलब फील फ्री टू से इफ यू डोंट वांट टू गेट इन देयर। ये समझ मैं एक पुरुष से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मतलब आई एम नॉट अंडरमाइनिंग यू एट ऑल, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनीवन एट ऑल। सेंसिटिविटी बहुत ही ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी दूसरे जेंडर की इतनी समझ जनरली नहीं मिलती है। तो आपकी जिंदगी में हाउ डू आई फ्रेम इट, मतलब जिन लोगों का बहुत योगदान रहा है, जिन लोगों से आपका जुड़ाव रहा है, उनकी सोच कहीं ना कहीं इसमें छलकती होगी। आपको वो विंडो मिली उस तरफ देखने की जो अक्सर कईयों को नहीं मिलती। हाउ डिड दैट हैपन? बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले हम चलते हैं मुराकामी पे। मुराकामी साउथ ईस्ट एशिया की दूसरी कंट्री है, उस रीजन के मेंटल एस्पेक्ट्स दूसरे हैं एज कंपेयर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैं 6 महीने एक जापानीज के संग रहा हूँ, मतलब ही वाज अ स्टूडेंट, हमारे यहाँ स्टूडेंट था, तो हम लोग फ्लैट शेयर कराते थे। वो बहुत डिसिप्लिन है और वो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है जिस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग, मतलब प्रॉन्स एंड कॉन्स अपने सोच के गुणा भाग करके दिमाग में लगाते नहीं। उनके यहाँ चीजें इस पोल पर है, इस पोल पर है, और वो बहुत तेजी से स्विच होती हैं। बीच का जो रिसेप्शन का टाइम है उनका, वो ऐसा होता नहीं है कि हमारे अच्छा करें या ना करें, कल बताएंगे, किसी और से पूछ लें, दैट इज नॉट देयर। तो हो सकता है कि जो ट्रांसलेशन में आपको मिसिंग लगा वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मेंटल स्पेसिफिकेशन की वजह से लगा हो सकता है। वो जापानीज ट्रांसलेशन या जापानीज बिहेवियर को लेके वो उतना सटल हो, उतना ठीक हो सकता है। दूसरा, जब हम बहुत सारे कैरेक्टर बनाते हैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारे फ्लॉज होंगे, हम उतने ईमानदार होते नहीं हैं। तो वो जो ईमानदारी हमसे चूक जाती है, वी ट्राई टू जस्टिफाई थ्रू आवर कैरेक्टर्स। अच्छा, हम कहीं मुंह नहीं खोल सकते, हम तो हो गए हैं, तो वो वेंट आउट हो जाए। एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमारा कैरेक्टर चुप भी हो सकता है, बोल भी सकता है, तो रेदर देन उसको चुप कराने की कि हम भी चुप हो गए थे फलानी जगह, इसको वेंट आउट कर लेने दो, इसको वेंट आउट कर लेने दो। वो दो चीजें, वो आपको कैरेक्टर हो सकता है, आपको ओवर द पीरियड आपको लगे कि नहीं वो कैरेक्टर ऐसा ही था, इतना ही बोलना चाहिए था, या फिर आपको ये लगेगा कि नहीं चलो अच्छा हुआ कि मेरे मन में कोई चीज दबी हुई थी, वो वहां जस्टिफाई हो गई। तीसरा, आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी यंग एज, बहुत जल्दी खत्म हो गए, और ज्वाइंट फैमिली थी हमारी, तो बुआओं, चाचियों, बड़ी बहनों, इन लोगों ने, मतलब हमारे घर के सब बच्चों को इन्हीं लोगों ने मिलके पाला है। और मेरी मदर का बहुत इन्फ्लुएंस है, आई हैव अ वेरी गुड रेपो विद हर।
मेरे पापा की जो बड़ी बहन है, जो सबसे बड़ी बहन थी, उनमें और मुझ में मतलब मोटा मोटा आप देखिए 40 साल का अंतर है। हम हम बुआ भतीजे कम, हम अच्छे गहरे दोस्त थे, तो हम 8-8 घंटे बैठ के एक जगह बात कर सकते हैं। मतलब घर की चुगली, पड़ोसियों की, नौकरी की, किताबों की, सब तरीके की बातें हम लोग शेयर कर सकते हैं। दूसरा, मेरे एक चाची हैं, उनसे मेरी बहुत बनती है। आपने इन्हीं दोनों लोगों को डेडिकेट, हाँ, डेडिकेटेड भी है वो बुक। तो धीमे धीमे फिर आप ओवर द पीरियड क्या करते हैं, जो आप कहानियां लिखते हैं तो आप चीजें चुराते हैं घर वालों के बिहेवियर से। इट्स अ हिडन एजेंडा कि अच्छा कोई ऐसे, आज हम जो बात कर रहे हैं, किसी कहानी कहीं ऐसी सिचुएशन निकली तो ऐसा हम ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि जैसे मेरी माँ ने अभी बोला, या मेरी बुआ ने किसी बात पे, मेरी चाची ने, या ये जो बॉडी लैंग्वेज है किसी चीज को देख के, तो ये ऐसे आएगी। तो ये धीमे धीमे फिर ऐसे आया है। ये ना बाकी सारे लेखक ये कहते हैं, मैं भी शुरू में कहता था कि भाई मुझे पता नहीं मेरा पात्र मुझे कहाँ ले जा रहा है। कुछ हद तक होता है, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जिसके मतलब जिसको पैदा हम कर रहे हैं, बड़ा हम कर रहे हैं, मार हम रहे हैं, और उसकी सारी कंडीशंस हम प्री नोटेड है हमारे माइंड में। 19-20 अगर आगे पीछे चलते में कुछ एडिशनल जुड़ जाए कहानी में तो वो है। तो एक समय के बाद कैरेक्टर को राइटर ही लेके जाता है, और उसे मालूम होता है कितनी डेप्थ में जाता है, कितनी। मैंने कहीं पढ़ा कि जब मैडम बोवेरी में, जब उन्होंने वो शी डिड सुसाइड, मैंने पढ़ा नहीं है उपन्यास, कि जब वो मतलब सुसाइड का सीन था तो राइटर बहुत रोआ, बिल्कुल रोआ होगा, मतलब बट देन ही रियलाइज, उसे मालूम होगा कि मेरा कैरेक्टर मरने जा रहा है। इट इज अ पिन पॉइंट डिसीजन कि वो मरेगा, सुसाइड करके ही मरेगा। तो ये दिस इज लाइक डॉक्टर्स बीइंग सेकंड टू गॉड होते हैं, तो देन इन अ सर्टेन वे राइटर्स आर आल्सो बीइंग सेकंड टू गॉड। दे क्रिएटेड एंड दे डिस्ट्रॉय, एंड दे नो हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय। हाँ, इसीलिए आई प्रेफर कि या तो मैं राइटर्स से दोस्ती ना करूं, या करूं तो उनकी गुड बुक्स में रहूं। 10 साल बाद मैं अपने कैरेक्टर को विलन बनते नहीं देखना चाहती। नहीं नहीं नहीं, कोई भरोसा नहीं है नग में। पता चला कि आप तो इतना टाइम लेते हैं, पता चला 20 साल बाद की किसी कहानी में मैं कोई एक बदतमीज सी औरत बनी हुई हूँ। who cares? हाँ, मतलब नहीं, आई डो ये क्या बात हुई, who cares क्या? पर not really. I don't. Those who do not know you personally, उनके अलावा किसी और की ओपिनियन कितनी मैटर करती है यार? ओपिनियन हम तो जानते नहीं, मतलब देखिए फेसबुक के दौर पे ऐसा होता है। आई गॉट लाइक, शुरू में बहुत बुरा लगता था, अच्छा कैसा हो गया, ये हो गया, ये दोस्त था पहले, बात नहीं होती, मतलब हाय हेलो नहीं होती, ठीक है। दुनिया, जिंदगी में और भी 50 झमेले हैं। एवरीवन हैज एन एक्सटेंड, एवरीवन हैज एन, हाँ 50, ठीक है 50 ही माने जाए, मतलब उससे ज्यादा, हाँ उससे ज्यादा फिर परेशान हो जाता है दिमाग। अरे सबकी अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, तो कोई भीड़ में थोड़ी पैदा होता है। देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ इकोलॉजी, सब सारे इमोशन, सब चीजें वहीं से चलती हैं। मैं बता रहा था, मृदुला गर्ग की किताब का नाम था चितकोबरा। ओह हाँ 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 हाँ, मैंने पढ़ी नहीं है, अभी मेरे पास पहुंची नहीं है वो। ठीक किताब है, अच्छी किताब है। ओके ओके। मुझे बहुत पसंद है, मैंने उनका सब बहुत कुछ पढ़ रखा है, पर मुझे चितकोबरा से ज्यादा अच्छी लगी कठगुलाब। कठगुलाब मुझे, हाँ कठगुलाब मुझे बहुत पसंद है, और कठगुलाब बहुत पहले की है, मतलब हाँ कठगुलाब शायद पहले की है, ईयर मुझे नहीं मालूम, 70s या लेट 70s की होगी। कठगुलाब मैंने बचपन में पढ़ी थी, जिस समय पे मैं उस किताब को समझ भी नहीं सकती थी, पर कुछ कुछ चीजें रह गई थी साथ में, जो बहुत लेट समझ आई। तो मतलब मेरा फिक्शन पढ़ना भी थोड़ा ना रटने जैसा है, कि अभी पढ़ के रख लो, 10 साल बाद तो समझ आ ही जाएगा। ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें हमको तब नहीं समझ में आती हैं, फिर याद रह जाती है कुछ कुछ, बाद में रियलाइज होता है कि अच्छा अब थोड़ा ये बत्ती जली है तो दोबारा पढ़ा जाए इसको, दोबारा पढ़ा जाए, न्यू लाइट। हाँ नहीं वो तो है। अच्छा, एक अगर मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन करती तो ये ना वन ऑफ द ओपनिंग लाइंस हो सकती थी, पर अब क्योंकि वैसा तो है नहीं। आपको अभी रिसेंटली मार्च की बिगिनिंग में आपको विजय मोहन सिंह स्मृति युवा
कथा सम्मान मिला है। हाँ। आप उसे रिसीव करने के लिए भी नहीं थे वहां पे? मैं, क्योंकि हम लोग फरवरी फर्स्ट वीक में ही लौटे थे और इतना पैक शेड्यूल था, बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए, तो बहुत ठंड थी, तो मतलब आई कुड नॉट मेक आउट टू गो एनीवेयर। फिर कोविड बढ़ गया, फिर अभी लौटे हैं, फिर दोबारा जाना, बहुत ही, और फ्लाइट्स भी बहुत लिमिटेड थी तब तो। मार्च, पहले ये था कि मार्च में इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलेंगी, तो उससे पहले कुछ बन ही नहीं पाया। एंड माय कंपनी वाज वेरी जेनरस। माय प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि इट्स अ शेम, यू शुड बी देयर, लेट अस बुक द टिकट एंड एवरीथिंग फॉर यू। देन आई रियलाइज, नहीं भाई, वो बहुत जेनरस हैं, बहुत अच्छे हैं, तो डोंट पुट अ बर्डन ऑन देम। वैसे ये नहीं, मैं सवाल पूरा कर लेती हूँ वरना मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होती हूँ एक चीज से दूसरी पे। ये जो चीज थी कि जैसे आप वहां पे इस सम्मान के लिए नहीं थे, वैसे ही आपने किताब लिखी, किताब पांडुलिपि भेज दी, किताब छप गई, आप इंडिया में नहीं हैं, आप बाहर हैं, आप वहां से एक दूसरे देश में बैठे हैं, आपका लेखन अच्छा है, पर इंडिया में आपकी जो प्रेजेंस है वो लिमिटेड है। तो उस बात का क्या कोई फर्क पड़ता है आपकी विजिबिलिटी पे या आपकी किताबों के रिसेप्शन पे? 19-20 पढ़ता होगा, क्योंकि देखिए मुझको नहीं मालूम था कि मतलब दे आर कंसीडरिंग माय नेम फॉर विजय मोहन स्मृति पुरस्कार, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया। उसके बाद मुझे एक फॉर्मल वो आया कि हम आपसे परिचय चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि, और हमारी जो निर्णायक मंडल है उन्होंने इस साल के पुरस्कार के लिए आपको चयनित किया है। तो आई केम टू नो व्हेन इट हैज बीन डिसाइडेड। मुझ पे पहले ऐसी कोई ऑफिशियल वो नहीं थी। तो विजिबिलिटी रहती होगी, विजिबिलिटी ऐसा नहीं, अगर विजिबिलिटी नहीं होती तो लोगों के दिमाग में नाम नहीं आता, और दे माइट नॉट कंसीडर। पर उस तरीके की हो सकता है, पास रहने से मिलना मिलाना होता है, मतलब आप टकराते हैं 4 लोगों से, हाय हेलो होती है, तो थोड़ा विजिबिलिटी रहेगी। मतलब आप विद इन द रेडियस है स्पॉटलाइट के, तो हर 20 सेकंड 30 सेकंड बाद आपके ऊपर से लाइट गुजरेगी, और आप रेडियस के बाहर हैं तो वो जितना भी टाइम ले ऊपर नीचे उसके रीएडजस्टमेंट में है, जितना भी टाइम ले आप दिखें या ना दिखें, ठीक है। पर जैसा आपके पब्लिशर का कहना है आपका काम लॉन्ग टर्म का है, तो वैसे भी आपको स्पॉटलाइट से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए काम को देखते हुए। पढ़ना नहीं चाहिए, और अब पढ़ता भी नहीं है, पर जब पहली किताब आई थी तब पढ़ा था। देन आई वांटेड इट, कि मुझको लगता था कि गालिब के बाद हम ही पैदा हुए हैं अच्छा लिखने वाले। हाँ, मतलब मैं क्यों कंडम करूं अपनी राइटिंग को? आई राइट वेरी गुड, बहुत स्वेट है, बहुत हार्ड वर्क है, मेहनत है, बाकी सब भी करते हैं मेहनत, तो उसमें अकेले मैं नहीं करता। तो आई लेटर रियलाइज कि नहीं भाई, अकेले मेरे काम की मेहनत नहीं है, और लोग भी अपने काम पे मेहनत कर रहे हैं। तो फिर जिसे पढ़ना होगा पढ़ेगा। मैं भी तो बहुत लोगों को नहीं पढ़ता हूँ। मैं बहुत लोगों को नहीं पढ़ता हूँ, बहुत लोग मुझे नहीं पढ़े, तो क्या फर्क है? दे कैन आस्क मी, वो पलट के मुझसे पूछ सकते हैं, भाई हमको पढ़ा है तुमने? तो बेहतर है चुप रहो। नहीं, ये तो हमेशा ही वैसे बेहतर है, लेकिन इस समझ ने क्या दूसरे बुक के रिसेप्शन को थोड़ा सा डिटैच्ड किया या थोड़ा सा मतलब इजी किया? क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी नहीं बदलता है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट दूसरी नहीं, पहली के टाइम में भी बहुत सारा डिटैचमेंट कर दिया था। और आलोक रंजन को मैंने एक बार मैसेज करके बोला था, यार किताब आ गई, कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा। दूसरी किताब को लेकर, दैट इज द ओनली वन एंड सेकंड कन्वर्सेशन, फर्स्ट एंड लास्ट कन्वर्सेशन, कि जो बेचैनी थी, और देन आई वांटेड टू टॉक समवन की, यार देखो भाई 2-2.5-3 महीने हो गए और कोई बात ही नहीं कर रहा, बस दैट इज द ओनली कन्वर्सेशन। फिर मैंने सोचा जाओ भाई, जिसे पढ़नी होगी पढ़ लेगा, नहीं पढ़नी होगी नहीं पढ़ेगा। और ये नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ के हम नहीं बता पाते, हमको मीडियम ही नहीं मालूम होता है कि हाउ टू टाइप राइटर। मैंने मृदुला गर्ग जी का बहुत सारा लिखा पढ़ रखा है, वो फेसबुक पर भी हैं, उनकी तस्वीरें दिखती हैं। इतने सालों में मुझे ये नहीं मालूम कि मैं उनसे कैसे मिलके आई कैन थैंक हर। नासिरा शर्मा का एक उपन्यास मेरे ऑल टाइम फेवरेट उपन्यासों में से है, बहिश्ते ज़हरा, जो ईरान इराक वॉर पे बेस्ड है। नासिरा जी शायद मेरे संग फेसबुक पे भी हैं, लाइव भी देखे हैं मैंने, पर आई स्टिल फिगरिंग आउट कि कभी मैं दिल्ली जाऊं तो मिलने का ऐसा कुछ बने कि मैं जाके उनको बोल पाऊं कि वो उपन्यास मुझे बहुत प्रिय है।
नहीं होता। देयर इज नो वे कि आप पढ़ने के बाद भी आप राइटर को बता पाए कि देखिए मतलब मुझे अच्छी लगी चीज, मैंने पढ़ ली। तो मैं अपने माइंड में मान के चलता हूँ 10-20 लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, दैट इज मोर देन इनफ। That is more than enough मेरे for मेरे shelf. भाई मेरे भाई बहनों ने नहीं पढ़ी, दे फाइंड इट बिट डिफिकल्ट। भाई बहनों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए लाइफ हाँ में। हाँ, तो बस ठीक है ये। मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई, मतलब मैं उसे बोलूंगी कि भैया ये वीडियो देख लो, भैया मतलब भाई साहब वैसे उससे छोटा है मुझसे, मैं उसे बोलूंगी ये वीडियो देख लो तो मतलब वो हाँ हाँ भी ना नहीं करते, इतना लिहाज है वो भी ठीक है, पर वो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है करके टाल भी देगा। फिर बोलूंगी, मैंने एक्चुअली इन वीडियोस के लिए नहीं पर किसी और चीज के लिए, जब मैं शुरू में ब्लॉग लिखा करती थी, मैंने उसे बोला था कि यार मुझे क्लिक्स चाहिए, पढ़ने वाले चाहिए, जो कुछ भी है, तो तुम कुछ तो नहीं कर रहे हो, मतलब कॉलेज में क्या ही कर रहे हो, तो ये तो कर दो। तो कहा था हाँ वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा। हाँ, वो ये है कि ओवर द पीरियड वो आपकी जर्नी देख रहे हैं ना, वो आपका डेवलपमेंट देखते हैं, तो उसमें नया क्या पाएंगे। दे हैव नया सीन क्या यू ऑन द पाए। पेडेस्टल, दे हैव सीन यू ऑन द पेडेस्टल। वो भी है। प्लस भाई बहन ज्यादा रिलायबल नहीं होते हैं, दोस्त ज्यादा बनाने चाहिए इसके लिए, दोस्तों पे जो है ना ऑब्लिगेशन का हाँ, बहुत ज्यादा होता है, दोस्त कर देते हैं। but मेरे पास नहीं, आई हैव गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक वेरी गुड फ्रेंड। वो पढ़ते हैं, बेबाक राय देते हैं, और फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन। ना वो ऑब्लिगेशन रखते हैं, ना वो चाहते हैं कि मतलब मैं उनसे कोई ऑब्लिगेशन रखूं। विमल पांडे है, दिव्या विजय, आलोक, अमित हुलान, दे आर लाइक भाई पुरानी चीज तुमको बदलनी है, इट्स नॉट वर्किंग, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द शेल। हाँ, वो ऑनेस्टी भी जरूरी है ना, किसी ना कहीं से मिलना। नवीन जी है, नवीन चौधरी, खूब बात होती है, हम वी डिस्कस थिंग्स, वो ऑनेस्टी वहां से है। मेरा एक फ्रेंड है दीपक मशाल, वो लघु कथाएं लिखता है, ही इज अ रिसर्च स्कॉलर इन यूएस। एवरी थर्ड डे वी कीप टॉकिंग ऑन फोन। बहुत सारी चीजों की मतलब रियलिटी चेक वहां से आते हैं। हाँ अच्छा है, मतलब थोड़ा बदलना चाहिए, इट लुक्स लाइक दिस। हालांकि हालांकि क्योंकि मेरी राइटिंग का फ्रेमवर्क ऐसा होता है, थोड़ा बदलना चाहिए, बदल के देख लो, उसके बाद बहुत बदलने की गुंजाइश बचती नहीं है उसमें। हाँ, मतलब आई एम बिट स्टबन, मुझको अपने मन से नहीं लगेगा कि हाँ, पर मैं उनके बोलने के बाद पढ़ के देखता हूँ, रियलाइज करके देखता हूँ कि ओके, एज अ आउटसाइडर बियॉन्ड माय शेल, उन्होंने कैसे इसका रिसेप्शन किया है, हाउ दे हैव परसीव इट, उन्होंने कैसे पढ़ाया। अच्छा फलाने चेंज की जरूरत है तो ठीक है, लेट्स डू इट। कई बार मैं अच्छा सुन के उनको बता देता हूँ कि देखो तुमने बोला, मैंने सुना, दिस इज माय जस्टिफिकेशन, इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। वो समझते हैं, वो देन दे रियलाइज कि अच्छा इस माइंडसेट से ये फलानी लाइन लिखी है, ऐसे ही रहेगा। फिर इसमें ये भी तो हेल्प है ना कि वो लोग भी राइटर्स हैं, उन लोगों का अपना एक प्रोसेस है। हाँ, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं आ रहा है कि भाई जैसे रीडर्स, मतलब कैसे, मतलब आई एम ट्राइंग इन माय हेड टू पुट इट नाइसली कि रीडर्स का you जो can put it blunt, you can put it bluntly also, there is no way to put nice things, जैसा आ रहा है वैसे बोलिए। जैसा आ रहा है उसमें ये है कि रीडर पढ़ते हैं और रीडर अपना जजमेंट ऐसे ही पास कर देते हैं, ठीक है। तो आपको एक रीडर होने के लिए एक प्रोसेस आपका पढ़ने का होना जरूरी नहीं है। तो कई बार ना आप लेखन को नहीं समझते हैं, आप संपादन को नहीं समझते हैं, आप कहानियों की गहराई को, या कुछ चीजें छूट जाती हैं। कहानियों की गहराई बोलना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो चीज ना समझ आए वो बड़ी गहरी है। ये बात मुझे बहुत लेट समझ आई लाइफ में। पहले मुझे लगता था कि जो समझ में नहीं आ रहा है वो तो भाई मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, वो इतना गहरा है कि मुझे समझ ही नहीं आया। पर नहीं, वैसा नहीं, लेकिन हाँ वो जो चीज होती है कि एक लेखक का और एक पाठक का नजरिया बहुत अलग हो सकता है। बहुत सारी चीजें जो लेखक देख रहा है वो पाठक शायद नहीं देख पा रहे। इसका उल्टा भी होता है, क्योंकि लेखक बहुत अपने दिमाग में है और शायद वो उतना नहीं कह पाया है जितना कि वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि उसकी कहानी कह रही है, वो कन्वे नहीं हो रहा है। पर मतलब दोनों चीजें अपनी जगह, लेकिन हाँ जब लेखकों से आता है तो दे हैव देयर ओन प्रोसेस, तो आपका प्रोसेस समझना उनके लिए भी फिर आसान। पर अब देखिए, जैसे मैं राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ, तो मेरे लिखने की एक प्रोसेस है, और उससे बहुत सालों पहले तो जब मैं पढ़ता था तो पाठक की भी एक पाठकीय प्रोसेस भी डेवलप होती है। आप दुनिया भर के राइटर्स को पढ़ते हैं,
तो आप समहाउ आपका ब्रेन कैलकुलेट करता है चीजें, तो पाठक भी बहुत बार बड़ी अच्छी चीजें बता देते हैं। दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच, दे हैव अ डिफरेंट फॉर्म, पर कमाल की चीजें बताते हैं। उनमें अच्छा भी है कि लिहाज नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस कि ये हो कि आपको डिमीन करना है और कि पर्पस, हो सकता है ट्रोल भी करना हो या पर्पसफुल करना हो, वो एक अलग चीज है। नहीं, वो तो फिर खैर अलग ही मामला हो जाए। मुझे तो लगा था आपको एग्जाम्पल देंगे कि मैंने पढ़ के कुछ बहुत अच्छा बताया, मैं ऐसे खुश होगी फालतू में, मैं कहा ये बात कहीं अच्छी जगह जा रही है, मतलब अच्छी जगह मैंने पढ़ के मैंने मुझे कोई कहानी बुरी नहीं लगती। आलोक और हम लोग जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी इस कहानी में, किसी और किस कहानी में, या कोई और कह रहा था कि फला चेंज हो सकता है, चेंज की गुंजाइश होती है, पर राइटिंग, इसका नाम कहानी है, पठानी नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है। मेरा ये मानना है, इट इज अ प्योर ब्लिस एंड जॉय ऑफ टेलिंग। रीडिंग कम्स लेटर। और दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, आप सब एक ही तरीके से आपके पढ़ने की पाठकीय दृष्टि से थोड़ी कहेंगे अपनी बात को। और सारे 7 अरब से ज्यादा लोग आपके वो भी नहीं है ना, पाठक भी नहीं है, आपका टारगेट ऑडियंस नहीं। और फिर टारगेट ऑडियंस ना भी हो, हमारे यहाँ एक हिंदी के रीडर्स में बड़ी दिक्कत है ये, वो अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाते हैं तो दे गिव डिक्शनरी, वो फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश, इटालियन, उर्दू, संस्कृत, कोई भी ऐसी लैंग्वेज एडिशनल तौर पे सिखाते हैं तो उसका डेटा मुहैया कराते हैं, उसके हैंडआउट्स मुहैया कराते हैं, डिक्शनरी मुहैया कराते हैं। हिंदी पढ़ेंगे तो ये चाहेंगे कि साहब राइटर आसान लिखे, भाषा बहुत क्लिष्ट है। अरे भैया एक डिक्शनरी खरीद लो हिंदी टू इंग्लिश, 250 आएगी। तो मतलब उस जगह डेवलप करना नहीं चाहते। हमको नहीं समझ में आती क्या लिखते हैं, कैसे शब्द हैं, क्या सेंटेंस फॉर्मिंग है। They work hard to learn a paragraph of French and then read it in English and then try to write it in French also. वो उसके सारी अल्फाबेट याद करेंगे पर अपनी लैंग्वेज में। उसके लिए राइटर को उनको चाहिए जो उनके हिसाब से लिखे। अरे भाई आप राइटर के हिसाब से ट्राई टू रीड जो लिखा है उसको पढ़ने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता तो डिक्शनरी खोल लीजिए, आपकी वोकैबुलरी ही तो बढ़ेगी ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आप डिक्शनरी खोल के बैठे तो आप अपने 4 शब्द भूल गए। ऐड ही होगा इसमें, ऐड ही होगा। लेकिन आप मेहनत उस चीज के लिए करते हैं जो आपको वैल्यूएबल लगती है। मतलब स्ट्रगलिंग रियली हार्ड, कि मेरे दिमाग में जो पहली चीज आ रही है वो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहती, पर नहीं, डू इट। ये आपका इंटरव्यू है, मुझे मसाला आपसे कलेक्ट करना है बाय द वे। मुझे मत बताइए। आप बोलिए दलाल की भी मसाला नहीं। मैं जो बोल रही थी वो ये था कि हिंदी के साथ एक बहुत बड़ी ना डिमीनिंग सा वो हो गया है। जैसे मैं बचपन से पढ़ती हूँ, ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, मैं बड़ी ही हुई थी जहाँ पे मेरे पास आसपास किताबें थी, पढ़ने वाले लोग थे, हिंदी में ही था। इंग्लिश पढ़ना मैंने लेट शुरू किया, मैंने ट्रांसलेशंस बहुत जल्दी पढ़े, पर मैंने इंग्लिश पढ़ना लेट शुरू किया। तो हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, जो भी हिंदी की किताबें। और फिर आपने सब कुछ तो नहीं पढ़ लिया है, तो आप जिस एज में आते जा रहे हो, पढ़ रहे हो, नए से मेरा परिचय नहीं था क्योंकि मैं ये लेखकीय संपादकीय दुनिया से नहीं हूँ। मैं एक मतलब जोधपुर में अपनी खूबियां हैं उस जगह की, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई किताबें पहुंच रही हैं या बहुत पढ़ा जा रहा है। तो हिंदी ऐसा भी नहीं रहा कि मैं हमेशा पढ़ती रही हूँ, उस बीच में अंग्रेजी साहित्य से जब पढ़ना शुरू हुआ, जब हुआ तो वो भी पढ़ना लगा, तो ना आपका होराइजन वाइड हुआ। लेकिन जब मैं वहां से निकली, मैं जब जोधपुर से निकली, जब मैं कॉलेज गई या फिर उसके बाद में जब मैं जॉब में दिल्ली में थी, तो ये चीज मैंने इतनी सुनी कि अगर मेरे हाथ में कोई हिंदी की किताब देखता था तो तुम हिंदी पढ़ लेती हो, इस बात का क्या मतलब है, तुम कैसे नहीं पढ़ पाते हो। और लिटरेचर पढ़ना एक अलग बात है। लिटरेचर पढ़ने पे कोई बोलता है कि अरे तुम इतना पढ़ती हो, तो वो मुझे समझ में आता है कि हर कोई नहीं पढ़ता है, उनकी अपनी हॉबीज है। पर हिंदी पढ़ लेना इतनी बड़ी बात कैसे थी, मतलब मुझे वो चीज बड़ी अजीब लगी। और फिर ये भी कि यार इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, हिंदी नहीं पढ़ी जाती है। मतलब कितने खच्चर स्टूडेंट थे अगर तुम हिंदी नहीं पढ़ पाते हो तो, क्योंकि तुमने 10वीं तक तो हिंदी पढ़ी ही है। मुझे भी पता है तुम ऐसे फ्रांस से नहीं टपके हो, यहाँ पे तुमने 10वीं तक हिंदी पढ़ी है।
तो तुम अगर 10वीं तक हिंदी पढ़ने के बाद तुम हिंदी नहीं पढ़ पाते हो, हिंदी में मेरी स्पीड स्लो है, एक पेज पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लगता है, और ये बात बोलने में लोगों को झिझक नहीं होती है, लोग ये नहीं बोलेंगे कभी कि मुझे इंग्लिश पढ़ने में टाइम लगता है, इंग्लिश में स्लो हूँ, लेकिन हिंदी के बारे में वो ये बात आसानी से बोल सकते हैं। तो जब जिस चीज को आप वैल्यू ही नहीं कर रहे हो तो आप उसमें एफर्ट नहीं डालोगे, आप क्यों हिंदी की डिक्शनरी खरीदोगे? अब ये हिंदी भाषी बच्चे हैं ना, ये हिंदी पट्टी के बच्चे हैं, इसीलिए मैं कि ये अपनी फिर इतनी हाय हल्ला होता है, हाय हम मतलब सितंबर में एक हफ्ता हिंदी के नाम पे मना के हम छुट्टी पा लेते हैं, हाय हम फलानी चीज करते हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ा लो भाई। इसीलिए दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये सारा सब प्रेशर करके राइटर के हाथ में डाल देते हैं कि साहब हमको पढ़ना है तो आप हमारे हिसाब से लिखिए। इसी चीज के लिए मुझे बुरा लगता है। अरे आप 1,000 रुपए की 4 डिक्शनरी खरीद सकते हैं, 250 रुपए और मिला लो, एक हिंदी टू हिंदी खरीद लो, आपकी वोकैबुलरी ही बढ़ेगी। और शुरू में मैंने एक दो जगह कहानियां भेजी तो मुझको व्हाट रेस्पॉन्स आई गॉट कि ये तो उर्दू की कहानियां हैं। अरे भाई देवनागरी में लिखी हैं, कहां से उर्दू की हो गई? इनके शब्द उर्दू के हैं। तो हिंदी पत्रिका मुझे ये समझ में आपकी कहानी, मतलब मैंने ठीक ठाक आपको पढ़ा है, आपका लिखा एक तरीके से मैंने 60% तो पढ़ा है, मैं कह सकती हूँ जी। तो हाँ, आपकी कहानी को पढ़ के कोई ये बोले कि यार ये तो उर्दू में है, तो वो इसलिए है क्योंकि उसमें हिंदी, आपकी कहानियां हिंदुस्तानी में है, मतलब क्लिष्ट हिंदी में नहीं है, वो बोलचाल की ही भाषा है, पर वो एक अलग जगह की बोलचाल की भाषा है। मतलब तो वही आपको ये समझना चाहिए, मैं वेस्टर्न यूपी का राइटर हूँ, मेरे अपने इलाके की वह भाषा है। मैं क्यों प्रिटेंड करूंगा कि राजस्थानी हिंदी में लिखूं? मेरा पात्र वहां का नहीं, मेरा सेटअप वहां का नहीं, मैंने वो जगह विजिट नहीं की, मैं क्यों लिखूंगा मतलब नीला आकाश जैसी भाषा, जिसका नीला आकाश का बैकड्रॉप ऐसा है जो 700-800 साल पहले का है। मैं क्यों लिखूंगा? और फिर अगर शाम उतरती शाम गहरी थी, तो ये वही सारे शब्द हैं जो हम अपने दिन के 4 सेंटेंस में 4 जगह बोलते हैं। आपको एक लिखी हुई कहानी में ये उर्दू के शब्द लिख रहे हैं, आप शाम को शाम ही बोलते हैं भाई। 100 में से 90 लोग शाम ही बोलते हैं, बचे 10 में से कोई संध्या बोलता होगा, सांझ बोलता होगा, बाकी ये है। तो ये क्लीशे हैं, ये आपको डिमोरलाइज करने की चीजें हैं, ये आपको ये दिखाने की चीजें हैं कि जो आप लिख रहे हैं वो लिख तो रहे हैं, पर इट कुड बी बेटर आप अगर ऐसे लिखें। पर उसके तो और भी तरीके हो सकते हैं ना, क्योंकि ये तो हमेशा रहेगा, आपकी कहानियां भी एज गुड अ फैन एज आई एम, मैं भी ये बात बोलूंगी कि आपकी कहानियां भी बेहतर हो सकती हैं। आपकी एक दो कहानियां ऐसी हैं जो कि मुझे लगा कि बड़ी झटके से खत्म हो गई, मतलब बहुत स्कोप था, या फिर आपने मतलब वो कैरेक्टर को एक हाइट दी और अचानक से कैरेक्टर को मार दिया, ये क्या बात हुई? मतलब कहाँ वो बंदी जा रही है कि वो यूपी में इलेक्शन लड़ेगी और नई लीडर बनेगी और सब कुछ करेगी, और बंदी खत्म अगले पेज में। तो वो चीज मैं नहीं एग्री की उससे, लेकिन हाँ वो एक अलग चीज है, चीजें बदल वो डिसएग्रीमेंट ऑफ कैरेक्टर पोर्ट्रेयल है। वो डिसएग्रीमेंट इस चीज का नहीं है कि आपने शाम लिखी है, लाश लिखी है, ये नहीं होना चाहिए। आप 100 डिसएग्रीमेंट होने चाहिए। हम भी पढ़ के कहते हैं कि और बेहतर हो सकता था। दिस इज व्हाट आई थिंक। आई एम नॉट राइटर, आई डोंट नो उसने किस तरीके से परसीव किया है इस पूरे बैकड्रॉप को, पर पढ़ते हुए मुझे लगा कि हो सकता है ये थोड़ा और अच्छा जाता। वो चीजें एक्सेप्टेबल हैं, उन पे बहस की जा सकती है, उन पे डिस्कशन किए जा सकते हैं। सिर्फ ये कहना कि मतलब देवनागरी में है और हिंदुस्तानी भाषा है तो ये हिंदी की पत्रिका में नहीं आएगा। राजस्थान में एक फ्रेज होता है जो बहुत ही मतलब उसे उस सेंस में यूज किया जाता है कि कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, पर परफेक्शनिस्ट भी नहीं, एक्चुअली कुछ लोग कीड़े निकालने वाले होते हैं कि ठीक ठाक चीज उसमें से भी हो। तो कहा जाता है कि भाई कुछ लोग होते हैं जो ना पानी में से बाल निकाल लेंगे ढूंढ के, कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो गलत है, कुछ गलत होना ही चाहिए। तो ये वो वाली बात है कि ये जो है ना, ये क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं है, ये थोड़ा अपनी बात पे अड़े रहने वाली चीज है। हो सकता है हालांकि
सॉरी। उस शुरू के अनुभवों के अलावा बाद में ऐसे कोई अनुभव हुए ही नहीं। मैं लिख भी नहीं सकता, आई कैन नॉट प्रिटेंड कि मैं डिक्शनरी खोल के पहले मैं खुद ही, मुझे बहुत सारे तत्सम शब्द नहीं होंगे कि किस चीज के लिए संस्कृत निष्ठ शब्द क्या है। मैं पढ़ लेता हूँ संस्कृत श्लोक, पढ़ लेता हूँ मंत्र, पढ़ लेता हूँ, पर वो जो फ्लुएंसी है आपके दिमाग में, वो जो स्पीड है, उसके लिए फिर मैं डिक्शनरी खोल के, तो फिर मैं इंग्लिश में ना लिखना शुरू कर दूं। मुझे अगर डिक्शनरी खोल के ही लिखना है तो फिर तो मैं वर्कआउट करूंगा, तो फिर मैं दूसरी भाषा में करूंगा। ये एक चीज और है इसमें ऐड करने को, आपने ना एक बार कहा था, कल कहा था कि जो कैरेक्टर्स का जो राइटिंग का प्रोसेस है कि आप पहले नाम सोचते हैं, कैरेक्टर सोचते हैं, तो ना वो कि कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैरेक्टर के सोचने का क्या तरीका है, वो एक सेंटेंस क्या बोलेगा, ये आप उस चीज में ज्यादा अच्छा सोच पाएंगे जो कि आप खुद जानते हैं। हाँ। तो वरना फिर वो बात वहीं आ जाएगी जो कि जैसा मेरा कहना था कि अगर मैं एक साउथ इंडियन कैरेक्टर पोर्ट्रेट करना चाहूँ तो मैं अपनी करंट नॉलेज के बेस पे नहीं कर सकती उसे। मैं उसके बिहेवियर को पढ़ सकती हूँ, मैं उसकी सोच को नहीं पढ़ सकती। या फिर जैसा कि वो जापानीज कैरेक्टर्स वाली बात थी कि उनका जो सटल होना है वो मुझे नहीं समझ आएगा, वो मैं पोर्ट्रे नहीं कर पाऊंगी, मैं कन्वे नहीं कर पाऊंगी। तो मैं उनका बिहेवियर पकड़ सकती हूँ, मैं उनका थॉट नहीं पकड़ पाऊंगी, मतलब वो बहुत उथला रह जाएगा। कोशिश करते हैं। मेरी कुछ कहानियों में साउथ इसलिए है कि मैंने वहां 4 साल पढ़ाई की है कर्नाटक में। मैंने मैसूर से डिस्टेंस लर्निंग पे अपने एमएससी किया है, तो कुछ आना जाना रहा है। तो मुझे मुझे पता है कि किस तरीके से काम है वहां। तो वो है, पर आप बिल्कुल ये सोचें कि मतलब मैं बहुत सारी चीजें बिल्कुल ही बदल के, मतलब बहुत गुडी गुडी रोजी पिक्चर करके करूं, तो वो नहीं, तो मैं दूसरी भाषा में तैयारी करूं ना, विच गिव्स मी ब्रॉडर ऑडियंस, ब्रॉडर रीडर। मैं अगर कल इंग्लिश में लिखना चाहूं तो ठीक है, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, मैं पढ़ाता इंग्लिश में हूँ, मुझे पढ़नी आ रही है। हाँ, मेरी भाषा नहीं है तो मुझे थोड़ा एडिशनल एफर्ट डालना पड़ेगा, तो ये भी सध जाएगा, उसमें भी लिखाई सध जाएगी, but which I don't want to do। जैसा कि मैं बोलती हूँ, ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग है, पर मेरे पता नहीं, लोग या तो मुझे सीरियसली लेते नहीं है या जो भी कहानी है, पर ना मुझे एक लाइन अक्सर मिलती, मैं बहुत सीरियसली कोई चीज बोल रही होती हूँ, सडनली द अदर पर्सन सेज यू आर सो फनी। मैंने कहा भाई, मतलब मेरा फनी वाला साइड तो तुम जानते ही नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हारे साथ फनी हो ही नहीं सकती। आपके रेफरेंसेस अलग हैं या जो भी है, मतलब पॉप कल्चर रेफरेंसेस से लेके जो भी है। सो आई कैन टॉक बॉलीवुड, अगर तुम कुछ कह रहे हो, कोई सिचुएशन है, मेरे पास बॉलीवुड का एक डायलॉग होगा, एक गाना होगा हर सिचुएशन के लिए, एंड विच विल बी वेरी फनी अगर मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, उन लोगों के बीच में हो रहा है। पर मेरा दिमाग एक अलग ट्रैक पे चल रहा होता है, एक कॉन्वर्जेशन मेरा, मतलब एक रिस्पॉन्स मेरे दिमाग में चल रहा होता है, और एक रिस्पॉन्स वो होता है जो आप छान के उन लोगों को देते हो कि वो समझ पाए। तो ना वो चीज तो रहती है, और वो चीज जैसा आप बोल रहे हो कि फिर उसमें दूसरी लैंग्वेज में अगर ट्राई करना है, लिखना है, तो फिर वो फिल्टर लगा के, फिर वो एफर्ट डाल के, फिर आदमी वैसे ही कर लेगा। और हो सकता है ओवर द पीरियड उसमें बहुत रिफाइनमेंट आ जाए, वो बहुत नेचुरल स्टाइल हो जाए, पर क्या जरूरत है अभी। I'm trying to discover my own nature of writing in हिंदी। तो मुझे ऐसी क्या मारा मारी, आप नहीं छापेंगे, कल को ये लगेगा कि हाँ मुझे कोई क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं है, राइटिंग सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई नहीं छाप रहा, तब देखी जाएगी। अच्छा ना, एक बहुत 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 अलग बात, ठीक है, आपने जैसे बोला, कल जब आपने बोला था तो मुझे ना, मैंने भरोसा नहीं किया था इस बात पे ज्यादा, कि जैसे आपने बोला था कि मैं मुफट हूँ, मैंने कहा भक, मुझे तो कोई कंट्रोवर्सी ना मिलेगी। मैं ये सबको अपने बारे में लगता है कि मैं बहुत डायरेक्ट हूँ, या मुझे भी लगता है कि मैं साफ साफ बोल देती हूँ, जबकि मुझे ये पता है कि मैं बहुत टाइम पे चुप रह जाती हूँ, कि मेरे से दिमाग ही नहीं लगाया जाना है बेकार की बहस में। पर I got a synopsis later yesterday हमारे कॉन्वर्जेशन में, या आज भी, कि एक ना एक वो हिंट मुझे मिला कि हाँ ये क्या चीज हो सकती है, कि आपका जो फिल्टर है वो थोड़ा कमजोर है, कि आप मतलब उतना सोच के उतना करके नहीं बोलते। नहीं, I'm very direct at work also, I'm very direct at home also, and that is why people don't like me, either in home also they don't like me। I was कि कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? घर पे बहुत होते हैं, घर पे बहुत होते हैं, वर्क पे आई अंडरस्टैंड कि एक मेरे बोलने से नहीं, इट्स अ साइकिल, इट हैज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर्स। तो
फिर हमारा क्या है, मल्टी डिपार्टमेंट वो है कि हम कुछ करेंगे तो फिर वो F&B को इम्पैक्ट करेगा, F&B को करेगा तो फिर वो फ्रंट ऑफिस को इम्पैक्ट करेगा, तो दैट इज देयर कैन मैनेजेबल ओवर देयर, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अलग वो होती है, तो आपको समहाउ यू हैव टू एग्री ऑन अ कॉमन बैकग्राउंड प्लेस। घर पे होता है कि आई एम वेरी, मतलब दे कीप टेलिंग मी कि यू शुड नॉट, मेरी बुआ कहती है कि तुमको अपने क्रिटिकल कमेंट्स मत देना, फलानी जगह कोई बात हो रही है तो शांत। तो लेकिन वापस आते हैं लेखन के इस पे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसे डायरेक्ट रहे हैं कि किसी को बुरा लग गया और उसका असर फिर उनके रिएक्शन पे पड़ा है जो आपके लेखन पे आया? नहीं, मैं 8 साल से मैं यहाँ हूँ, तो फोन वोन पे जो बात होती है फिर वो ऐसी बात होती नहीं। आप लंबे टाइम बाद किसी से बात करो तो जनरली हाय हेलो, क्या है, परिवार कैसा है, फैमिली कैसी है, क्या नया हुआ। और फोन पे उन्हीं लोगों से बात होती है जिनको आप, मतलब यू नो देम एज अ फैमिली और दे नो यू एज अ फैमिली। उतना रहता नहीं है। मैं अगर इंडिया रहता तो थोड़े 3-5 हो जाती, तो विवाद हो सकते थे वहां रहने पे। विवाद नहीं होते, बट दे माइट नॉट लाइक मी। मैं तो अभी भी मुझे तो अभी भी फेसबुक पे पढ़ के बहुत लोगों का लगता है कि यार छोड़ो यार, मतलब वो लिखेंगे, अगर वो फलाना लिखते हैं कि फलाना हमारा बहुत प्रिय लेखक है, एंड देन यू रेस्पॉन्ड कि ये मेरे भी बहुत प्रिय हैं, तो देन दे कमेंट तुमको तो सभी प्रिय हैं। मतलब ठीक है भाई, ठीक है मतलब। नहीं ठीक है, मतलब सभी तो वैसे प्रिय नहीं हो सकते, लेकिन हाँ जो नहीं है उनका बोलना जरूरी नहीं है। हाँ, अब यूजुअली ये नहीं जाके तलवार बांधेंगे ना, आपको अप्रिसिएशन करना है, पीपल ट्राई टू अप्रिशिएट ओनली। हाँ क्योंकि नहीं, और दूसरा ये है कि जैसे जैसे मतलब किताबें तो चलो आती हैं, किताबें मैं सच में ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी की हर नई आई किताब खरीदती हूँ, पर बिंज ने मुझे एक ठीक ठाक सा वो दिया है कि मैं कई राइटर्स का वर्क पढ़ रही हूँ। फेसबुक स्टेटस मैंने बहुतों के पढ़े हैं, पर मैं कई लोगों की अब किताब असली जो चीज है वो पढ़ रही हूँ। तो उसमें मैं बोलती हूँ, मैंने अगर बोला कि ये 5 लोग मुझे अच्छे लगे, तो उसके पीछे 20 ऐसे होते हैं जो कि पढ़ के मैंने कुछ नहीं बोला है, तो आप चुप रह गए, आप चुप साध गए, आपको जरूरी नहीं है। और हर चीज को एक तो क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं है। मुझे पैसे नहीं मिल रहे मेरे क्रिटिसिज्म के, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। या फिर अगर किसी चीज पे कोई बहुत ही वैचारिक मतभेद है, मैं किसी को जानती हूँ तो मैं उसे एक मैसेज भेज, मेरे दोस्त मुझसे दुखी हैं, 2-4 मुझे अनफ्रेंड कर देंगे, मतलब अगले 1-2 महीने में अनफ्रेंड कर देंगे कि मतलब ठीक है तुम ये टाइपोस गिनाना बंद कर दो। मतलब मैं स्क्रीनशॉट ले लेके भेज देती हूँ राइटर्स को या एडिटर्स को कि ये देखो तो ये ठीक है, फेसबुक स्टेटस पे मैं फ्रेंड्स को भेज देती हूँ। आप यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम इन अ वे कि थोड़ा करेक्शन, ये ओवरलुक हो गया है, इट्स अ ह्यूमन एरर, और ये ह्यूमन एरर ही है, कोई नहीं चाहेगा कि उसके काम में, मतलब नहीं ये ह्यूमन एरर ही है। इस पे हमने पहले भी बात की है, 2-3 बार बात की है, क्योंकि मैंने ये हरकत आपके साथ भी की है कि मैंने आपको बताया कि ये, क्योंकि मुझे तो एडिटिंग के बाद 2-3 बार पढ़ने के बाद ना, मतलब वो रजिस्टर ही नहीं होता है। वो ब्रेन वो रिसीव कर लेता है कि अच्छा ये सेंटेंस है, ये शब्द है, और फिर वो वैसे ही पढ़ता है। आई कीप मिसिंग। मैं तो फोन में भी, जैसे मेरा फोन अगर मैं किसी के नाम के पीछे जी लगाऊं तो मेरे दिमाग में है, तो मुझे जाके कमेंट एडिट करना पड़ता है कि अच्छा जी तो रह ही गया। जैसे किताब को वो ऑटो करेक्शन में कितबा कर देता है, मैं रीड करूं उसको तो मुझे वो किताब ही दिखेगा, कितबा नहीं दिखता। तो जब वो चला, हाँ, वो जब चला जाता है फिर मुझे थोड़ी देर बाद लगता है समथिंग इज देयर, ये किताब है, फिर देन आई एडिट इट। वो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, उसको 3-4 बार पढ़ के वो, और वो ऐसी मेजर चीज नहीं है, मतलब वो ऐसी चीज नहीं है कि जो लेखन के क्वालिटी को अफेक्ट कर रही हो, इसलिए कि वो एक ह्यूमन एरर जैसा आपने बोला वो है। वो चीज इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है कि आपकी ग्रामर खराब है या आपने मतलब पूरी, एक है कि हाँ ऐसी भी चीजें मैंने पढ़ी हैं जो ऊपर से नीचे तक आपको पढ़ के लगा है कि यार रहने दो ना, मतलब मत लिखो, कुछ और कर लो, बुनाई कर लो, सिलाई कर लो, पौधे लगा लो, लिखो मत। पर वो अपनी जगह है और वो हार्श है, ऐसा मैं किसी को कभी नहीं बोलूंगी डायरेक्टली, मैं कभी किसी को ऐसा नहीं बोलूंगी। मेरे संग नहीं है, मतलब आई लाइक एवरी व्हाटएवर यू आर राइटिंग, इट्स गुड। I may not like it, but you never know. It might be true for someone else. It might be true for someone else is a different thing,
मैंने आज ही कुछ लिखा था और उसमें मैंने ये चीज बोली थी कि अनुभव अलग होते हैं हमारे सबके। तो जिस चीज से मैं रिलेट कर पा रही हूँ आप नहीं कर पाएंगे, या जिस चीज से आप रिलेट कर रहे हैं वो मुझे थोड़ी सी आउट ऑफ द वर्ल्ड लगेगी। ये हो सकता है, ये एक अलग बात है। पर मैं अगर एक लेखक को आज पढ़ रही हूँ और मैं आज के 10 साल बाद पढ़ रही हूँ, या मैं किसी का इन शुरू का काम, जो आपने शुरू में बोला कि आपने कूड़ा लिखा था, कबाड़ लिखा था, जो भी है, जो अब आप आज आज आपको लग रहा है कि वो वैसा था, अगर मैं वो काम पढ़ रही हूँ और मैं आपका आज का काम पढ़ रही हूँ इतने सालों बाद का, और मुझे उसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है, तो यू आर नॉट ग्रोइंग एज अ राइटर। तो फिर वो और मैं इस चीज को किसी के अगेंस्ट होल्ड नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज को, जैसा मैंने पहले बोला, मैं इतनी ब्लंटली किसी को नहीं बोलूंगी कि आपकी राइटिंग खराब है। और उसकी वजह यह है कि दे वेंट थ्रू अ प्रोसेस, वो उनका अपना है, और उसके पीछे का थॉट शायद कन्वे नहीं हो पाया। 1000 रीजन हो सकते हैं, मुझे उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, लेखक हर कोई हो सकता है। अच्छा लेखक होने के लिए आप में वो सुधार जरूरी है। अगर आपकी भी तीसरी, चौथी, पांचवी किताब में वही चीजें वापस आने लगेंगी, तो मैं क्यों पढ़ूंगी फिर? कायदे की बात है। पर उसमें भी ये है ना, देखिए आपको जयशंकर प्रसाद का कामायनी पढ़े तो वो ये थोड़ी समझेगा कि शुरू का काम जयशंकर प्रसाद का कैसा था। कामायनी बहुत उत्कृष्ट काम है, और बहुत बार हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि अच्छा इसकी पिछली किताब भी ऐसी थी, ये भी ऐसी है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये वी ट्राई टू गेट ऑटो सजेशन, हो ही नहीं सकता। जैसे लोग बोलते हैं कि फलाने पे लिखने पे तो विनोद कुमार शुक्ल का वो है, निर्मल वर्मा का है, इनको पढ़ने से बेहतर है हम निर्मल वर्मा को ना पढ़ें। ये हो ही नहीं सकता भाई, कैसे हो जाएगा? आप अगर ये लिखें एक सेंटेंस में कि फलाना आदमी सांस ले रहा है, तो ये मौलिक है, ये जेन्युइन है। और दूसरा कोई राइटर लिखे कि फलाने ने सांस ली, वो तो ऐसा लगता है जैसे कि फलाने को, भाई सांस लेना, ब्रीदिंग इज अ नेचुरल। 1072 चीजें ऐसी होंगी जो अक्रॉस द बोर्ड सेम है, नेचुरल है। फिर हो सकता है छाप होना अलग चीज है, पर कोई कॉपी क्यों करेगा? कोई निर्मल वर्मा बनना क्यों चाहेगा? निर्मल वर्मा एक थे, उनका डीएनए अलग था, उनकी प्रोसेस अलग थी, सिचुएशन अलग थी, उनका टाइम फ्रेम अलग था, स्ट्रगल्स अलग थे, जॉय अलग थे। हु विल ट्राई? कोई मुझ जैसा क्यों बनना चाहेगा भाई? कोई मेरी कॉपी क्यों करना चाहेगा? इनमें 1072 चीजें अच्छी पढ़ने की, लोग अपना डेवलप करना चाहते हैं। और लोग पढ़ते भी हैं। ये मुझको ये लगता है, हिंदी वी आर नॉट वेरी आउटस्पोकन टुवर्ड एप्रिसिएशन। तो हमको ये लगता है कि हमारे ऊपर फिर एक तरीके का वो होगा, मॉरल ऑब्लिगेशन होगा कि हम अप्रिशिएट करें। आप गलती तभी गिना सकते हैं ना जब आप अप्रिशिएट करें। इट इज अ वाइस वर्सा। आप ऐसा नहीं है कि आपसे चोट मारें और फिर मरहम भी ना लगाएं। आपको अगर गलती गिनानी है तो आपको अप्रिसिएशन भी देना होगा कि देखो फलानी चीज अच्छी थी, फलानी आपको बदलनी है। तो वो दे ट्राई टू कवर अप, दे ट्राई टू पुट ऑलमोस्ट ह्यूज ब्लॉक इनटू एन अम्ब्रेला। फलाना ऐसा लगता है कि निर्मल वर्मा की कॉपी है। अब उस एक निर्मल वर्मा की कॉपी के अंदर उन्होंने 10 नाम डाल दिए, दे पुट देम इन अम्ब्रेला। अब वो फ्री है, अब वो उस 10 नाम को पढ़ने के टाइम वो ऑलरेडी प्रेजुडाइज है। निर्मल वर्मा की हाइप, अरे निर्मल कोई भी हो, मतलब आप कल को मेरे नाम के अंदर 5 नए राइटरों को डाल दें आज से 10 साल बाद, जो लिखें, भाई क्यों लिखेंगे? अगर वेस्टर्न यूपी का कोई लड़का है तो उसकी भाषा यही है, सेंटेंस में हेर फेर हो जाएगा, वो शब्द थोड़ी बदल लेगा, वो अपनी लोकोक्तियां थोड़ी बदल लेगा। वो इमाम दस्ते को हमारे यहाँ खल्लड़ बोलते हैं, तो वो क्यों लिखेगा इमाम दस्ता? तो फिर आप बोले ये तो ऐसा लगता है कि उनकी कॉपी है। नहीं है भाई, देयर मे बी ट्रेसेस, वो जेन्युइन भी हो सकते हैं। तो आप but then you have to come out for appreciation, and appreciation needs a lot of courage. That is why. That makes sense. क्योंकि हाँ, ये वो वाली भी बात है, जैसे आपने बोला था ना कि जो मेरे कमेंट थे कि जापानीज कल्चर और यहाँ के कल्चर का जो डिफरेंस है, तो सिर्फ ट्रांसलेशन में नहीं, कई सटल चीजें उसमें भी लॉस्ट हो जाती हैं कल्चरल उसमें।
तो यही चीज है, लोग अक्सर जैसे यहाँ पे इंग्लिश के पब्लिकेशन को और हिंदी के पब्लिकेशन को कंपेयर करते हैं, विच इज यूजलेस, लेकिन करते हैं। तो हाँ, ये जो रिएक्शन है, ये मेरे बात का नहीं है, ये इस बात से है कि मुझे आपसे एक चीज और पूछनी थी कि अगर मैं ये बोलूं कि आपको आज के हिंदी राइटिंग की सोसाइटी में सबसे बेवकूफी भरी बात क्या लगती है, तो वो क्या होगी? You are very self-obsessed, including me. And there is a lack of appreciation. हम भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूँ, ये चीज बहुत जेन्युइन बात है। कई बार चीजें छूट जाती हैं, कई बार लगता है, और ये बहुत है, कई बार ये लगता है कि अच्छा भाई हम इतने साल से लिख रहे हैं और ये हमने नहीं सीखा, हमारे सीनियर्स लिखते हैं भाई, ये फेसबुक पे लिखते हैं हमारे सीनियर्स, हमसे फलाना पूछता है आपने मेरी कोई किताब पढ़ी, तो हम पलट के पूछ लेते तुमने हमें पढ़ा। This is what they are trying to hand down to the next generation of writers, कि देखो कोई तुमसे ये चीज पूछे कि आपने मेरा कुछ पढ़ा तो उससे पलट के पूछ लेना। तो आता है आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग भाई, मेरे को भी लगता है कि कोई पढ़े, फिर मुझे ये अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि मैंने बहुत लोगों को नहीं पढ़ा है। आई हैवंट रीड एनी बुक ऑफ दिव्य प्रकाश दुबे, मेरी अच्छी बुक है, कभी मौका ही नहीं बना ऐसा, क्योंकि मैं बहुत सालों से बाहर हूँ, मेरे पास लगेज की लिमिट होती है, उसमें कपड़े भी होते हैं, किताबें भी होती हैं, और बहुत सारी किताबें मेरे पीछे से मैं ऑर्डर करता रहता हूँ तो वो घर जाती हैं, तो वो मुझे सिलेक्शन होता है। मेरे पास अभी मैंने कुर्तुल हैदर का कार्य जहां दराज है, वो वाणी से हिंदी में आया है, और मैं कब से कोशिश कर रहा था कि मैं उर्दू सीखूं उसे पढ़ने के लिए, मुझे छोड़ के आना पड़ा, वो चारों किताबें मुझे छोड़ के आनी पड़ी, क्योंकि वो 4 आती हैं और उतने ही वजन में मैं 12-13 किताबें ला सकता था। तो आई कांट एक्सपेक्ट दिव्य कि वो मुझे पढ़े। नहीं, एक्सपेक्ट अपनी जगह पर है ना, स्विच टू किंडल। आई विल ये कॉन्वर्सेशन फिर कभी, और अगर आपने किंडल खरीद लिया तो मैं ऑफिशियली जाके किंडल वालों से ना अब कमीशन मांगना शुरू कर दूंगी कि I've known like 10-12 people to मुझको I have a sense of satisfaction, I have a sense of belonging while reading with book. हाँ, बट यू विल गेट इट विद किंडल एज वेल, लेकिन इसे किंडल का एडवर्ट नहीं बनाते हैं क्योंकि वो स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं इसे, तो ये कॉन्वर्सेशन हम बाद में अपने टाइम में करेंगे। You can send them a mail कि we keep talking about Kindle in our conversation. Let's sponsor. Do that. अगर आपने किंडल खरीद ली तो मैं ये वाला जो पार्ट है, कल की कॉन्वर्सेशन तो चलिए अलग है, वो तो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो ये वाला पार्ट लेके और उसके बाद में मेरे फेसबुक के मैसेजेस, स्क्रीनशॉट्स, व्हाट्सएप के मैसेजेस, वो सबका लेके ना भेजूंगी उन्हें कि भैया अब तो मुझे कमीशन देना शुरू कर दो। हाँ, नहीं, इवन कमीशन नहीं दे रही तो लेट्स स्पॉन्सर आवर वीकली टॉक। बिल्कुल, व्हाई नॉट। इतना बिजनेस माइंडेड में हो पाती ना तो बात ही क्या थी। आई एम आल्सो नॉट, बट ये है, दिस इज व्हाट आई थिंक, और इट विल चेंज आएगा। बहुत लोग तारीफ करते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। हाँ, कल्चर काफी हद तक कई चीजों में बदल भी रहा है, तो और पॉजिटिवली बदल रहा है, तो फिर उस चीज से मतलब जो ये बोला जाता है ना कि नई जनरेशन पुरानी जनरेशन की नहीं सुनती है, ये अक्सर शिकायती ताने के रूप में बोला जाता है, कई जगहों पे ये बात अच्छी भी होती है। तो पुरानी जनरेशन भी तो पिछली पीढ़ी की नई जनरेशन है ना। हाँ, इट इज अ लूप, पर कई देयर इज अ रीजन कि कई बातें उनकी नहीं सुनी जाती हैं, तो ये उनमें से एक है कि भाई नहीं, आप अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी टॉक्सिसिटी अपने तक रखें। ये they might not toxic, they might not insecure, it is a human tendency. कुछ लोग मुंह पे बोल देते हैं भाई तुमने हमारा पढ़ा जो हम तुम्हारा पढ़े, हम मन में सोच लेते हैं I also think That is very nice. लेकिन ना पता है, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इंटरव्यू रैप अप कैसे करूं, क्योंकि ऐसा है, हम लोग बात करते हैं किसी एक पॉइंट पे लगे कि अच्छा सब सम अप हो गया, ओके बाय, सी यू विद द एडिटेड वन। तो मतलब ये मेरा नहीं, ये एडिटर का टेंशन होगा कि अब वो इसे कैसे खत्म कर रहा है। हाँ, नहीं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप पास्ट के बारे में बात करके कहानी शुरू करते हैं, मैं फ्यूचर के बारे में बात करके इंटरव्यू खत्म करती हूँ, तो जी उसमें कि आपका अगला कहानी संग्रह ही होगा, उपन्यास होगा, क्या होगा? कि आर यू गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विद सम अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग?
आई एम नॉट कंफर्टेबल विद डायरी राइटिंग, आई हैव नेवर राइट, और तो मुझे पता भी नहीं है डायरियाँ कैसे लिखी जाती हैं, तो नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा नहीं। बेंच पे जो मेरा उपन्यास है, मतलब आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन, वैसे उम्मीद नहीं है कि मुझे उसमें कुछ बढ़ाना होगा, वो एक बहुत बहुत डिफरेंट काम हो जाता है कि पूरे तैयार चीज में चीजें ऐड ऑन की जाएं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ पब्लिशर फॉर इट, व्हिच आई थिंक आई शुड गो बैक टू माय ओन। अगली एक कहानी मेरी तैयार हो गई है, तो अब एक कहानी है, तो नियर फ्यूचर लगता है कि कहानी संग्रह ही आएगा, अनटिल एंड अनलेस कि कुछ ऐसा ना हो। मैं बहुत टाइम से नॉवेल लिखने की सोच रहा हूँ, बट मुझ में उतना पेशेंस नहीं है, आई एम वेरी पेशेंसलेस। मेरी कहानियां ही 7-7 साल ले लेती हैं, आपने यू इमेजिन नॉवेल कितना टाइम लेगा। और आपका जो पहला लिखा हुआ नॉवेल था, जिसके बारे में हमने इसमें इंटरव्यू में बात नहीं की, बट मुझे वो ऑफलाइन पता है, तो इसलिए मैं ला रही हूँ, उसकी भी एक कहानी निकल आएगी। हाँ, उसमें एक अच्छी कहानी निकल आएगी। वो 2006 में लिखा था मैंने, शिवजा, और उसका प्लॉट अच्छा है। एक लड़की है शिवजा, पढ़ती है, शी हैज एन अफेयर, दैट बॉय गॉट मैरिड। अब इसको मतलब किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, और फिर इस लड़के की 2 बेटियां होती हैं, और उसकी वाइफ शी एक्सपायर्ड डिलीवरिंग सेकंड डॉटर, एंड ये लड़का इसको कांटेक्ट करता है कि मुझसे शादी कर लो, और मेरे मतलब छोटे बच्चों को, दे नीडेड अ मदर। और उसके बाद वो लड़का, मतलब दोनों बच्चियां इसके सर मड़ के चंपत हो जाता है। अब ये फिर ये पालती पुलती है बच्चों को, एंड देन बड़ी बेटी डॉक्टर बनती है। तो समहाउ फोटो होती है, तो बड़ी बेटी एक दिन कहती है कि मेरा एक पेशेंट है और ही इज वेरी क्रिटिकल, आई डाउट कि वो शायद पापा हैं। तो कहती है ठीक है तो है, तुम क्या कर सकती हो उसमें, जाओ इलाज करो, मना थोड़ी कर दोगी। मरता है तो भी कोई बात नहीं है कि उस द पेशेंट की कंडीशन है, बच जाता है तो भी कोई बात नहीं कि दिस इज द हार्ड वर्क ऑफ योर टीम। तुम्हारा कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए उसे, इट शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। इट लुक्स लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि, पर मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ है रजिस्टर। अनघा, आपने पूरी कहानी सुना दी ऐसे नहीं? हाँ, ओके, कोई पी सकता है इस कहानी को, मतलब ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। ऑफ कोर्स, नहीं वो तो है, क्योंकि आई गेट व्हाट यू सेइंग। हाँ, मुझे कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टॉकिंग अबाउट माय स्टोरीज। गुड, विल डू दैट ऑफलाइन, क्योंकि हाँ, मैं ये भी नहीं चाहती कि ये सारी कहानियां, मतलब एक तो मैं अपने एडिटर का काम बढ़ा रही हूँ, फिर बाद में मैं जाके बोलूंगी अरे भाई ये आएगी कहानी तो पढ़ेंगे लोग, अभी काट दो। तो वो भी आई डोंट थिंक सो आएगी, मुझे लगता नहीं है आएगी। मुझे रजिस्टर मालूम ही नहीं है कहाँ है, जो 14-15 साल से वो इधर उधर, हो सकता है रद्दी में भी बिक गया हो। नहीं, वो तो फिर नहीं बताना चाहिए था ना इतना, अब उसके बाद में वेट भी रहेगा, हर कहानी में वो कहानी ढूंढने की भी वो रहेगी हमें। लेकिन चलिए, आएगी नहीं आएगी, या नोइंग यू हो सकता है 10 साल बाद आए, कोई इमीडिएट उसका वो नहीं है। तो उसकी नहीं रखते, लेकिन तो फिर अगला कहानी संग्रह, जहां तक जितना कि प्रेडिक्टेबल लग रहा है उसमें, अगर ये बिंज वाला नॉवेल पिच नहीं हुआ कहीं, होपफुली हो जाना चाहिए। छोटा है, मतलब मेरी में बहुत पेशेंस नहीं है कि मतलब उसको मैं उसमें चीजें ऐड ऑन करूं। नहीं, वो काफी है, वो अपने आप में सफिशिएंट भी है, उसमें जबरदस्ती का कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो वो करके कई बार काम बिगड़ता भी है, तो उसे मत ही बिगाड़िएगा। तो फिर नहीं, हाँ, आई एम जस्ट डूइंग द टाइपिंग एरर्स, आई एम जस्ट रीडिंग इट। उसमें कुछ एक टाइपिंग मिस्टेक हो। I would not say anything about that, no comments there. नहीं, मुझको है, मतलब मुझको की छोटी का पे छोटी की मात्रा, का पे बड़ी की मात्रा का कंफ्यूजन रहता है। दैट इज देयर। तो वो तो हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन तो फिर we'll be looking forward to see new work of yours, और बाकी कहानियां तो मेरे ख्याल से बीच बीच में पढ़ने को मिलती रहेंगी ही। हाँ, और ठीक है, तो आप जब अपने अगले कहानी के अगले काम के अंत तक पहुंच रहे होंगे, तब मैं आपका दूसरा कथा संग्रह उठाऊंगी और तब मैं पढ़ूंगी। मैं अभी इमीडिएटली उसे नहीं पढ़ूंगी। डन। तो मुझसे मत पूछिएगा कि मेरा काम पढ़ा है या नहीं। मैं बता पढ़ तो लिया आपने, मतलब पढ़ लिया, मतलब आई हैव अ नॉलेज कि आप पढ़ रही हैं और आगे पढ़ लेंगे।
फॉर श्योर। और मैं रेकमेंड भी करूंगी, जो भी लोग ये देख रहे हैं वो वैसे ही, मतलब ऑब्वियसली ऐसा है कि वो यहाँ तक अगर पहुंचेंगे तो वो आपको जानते तो होंगे ही, कुछ आपके काम से उनका परिचय होगा ही होगा, वो बताए नहीं बताए वो अपनी जगह पर, हाँ कुछ परिचय तो होगा ही होगा। रिकमेंड करने वाले नाम तो बहुत है, मनोज रूपड़ा है, बहुत शानदार लेखक हैं, विंच पे बहुत काम है। नीलाक्षी सिंह बहुत सुंदर लिखती हैं, पढ़ा जाना चाहिए। रविंद्र आरोही बहुत अच्छा लिखता है, पढ़ा जाना चाहिए उसे। और आपने कल भी एक नाम लिया था, प्रत्यक्षा। हाँ वो बहुत सुंदर लिखती है। मनीषा कुलश्रेष्ठ है, कुणाल सिंह है, चंदन पांडे है, विमल है, पराग मंदिर, मतलब ये लोग लीग अपार्ट हैं ये लोग। तो मैं पर्सनली भी इनमें से कुछ रिकमेंडेशन, क्योंकि मैंने इनमें से कुछ लोगों को नहीं पढ़ा है, मैं पर्सनली भी इसमें से कुछ रिकमेंडेशन लूंगी और आगे पढ़ूंगी। और आपकी अगली किताब कैसी लगी मैं पढ़ने के बाद बताऊंगी, जो कि ऑब्वियसली और काम आने के बाद ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल या अगले के अगले साल, नोइंग योर स्पीड में अगले साल में, मैंने नवीन को बोला था कि अगले साल हम फिर करेंगे आपके नए काम के साथ। आपके लिए प्रॉब्लम 2-3 साल लग जाए, हाँ लग जाएगी। तो फिर हम आपकी नई किताब नए काम पे फिर से चर्चा करेंगे। और आई विल टैप का परछाइयों के खंडहर प्रिंट में आ गया पहले तो। हाँ बिल्कुल, मैं उसे प्रिंट में भी दोबारा पढ़ना चाहूंगी बिना गलतियों के। तो मैं कह रहा मैं अपनी तरफ से उसके टाइपिंग एरर करके छोड़ दूंगा, लेट द एडिटोरियल टीम डिसाइड। जी बिल्कुल। तो ना अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल। और गुड, मैंने पर्पल शर्ट नहीं पहनी, आई वांटेड टू वियर, इट्स माय फेवरेट कलर। तो हाँ तो फिर मैच हो जाता। नहीं एक्चुअली आपने शायद नोटिस किया हो कि अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, अंधेरा होने लगा है। हाँ अंधेरा हो चुका है एकदम, पिच डार्क है अब ऑफिशियली। बाय, थैंक यू, विल टॉक सून, ओके बाय।